चलो जी। एक तो रह गया। तो देखो जी, आज का मेरा टारगेट है कि मैं आपको ऑर्डर 32 से ले जाकर 52 तक सारे ऑर्डर करा दूं। ठीक है जी। अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, ये तीनों इनके सेक्शंस भी करा दूं। ठीक है जी। अगर आज हमने कंप्लीट कर लिया ये, तो ध्यान रखो आज ही एग्जीक्यूशन के जो सेक्शन वाला पोर्शन है आज ही उस पे चल पड़ेंगे। ठीक है ना। सिंपल। पढ़ने का ज्यादा है तो थोड़ी स्पीड रखना आज की। चलो शुरू करो। आओ ऑर्डर 32। देखो जी, ऑर्डर 32 क्या बता रहा है? या तो 3 साल का, 2 साल का कोई माइनर है, या फिर 32 साल का कोई बंदा है अनसाउंड माइंड का। ठीक है ना। इनको नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन की जरूरत पड़ती रहती है। चलो जी। माइनर टू सू बाय नेक्स्ट फ्रेंड, अगर यदि किसी छोटे बच्चे को केस डालना है तो ध्यान रखना वो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू केस डालेगा। Every suit by a minor shall be instituted in his name by a person who in such suit shall be called the next friend। ठीक है जी। ध्यान रखना नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब कोई कोई पक्का मतलब जैसे दोस्त वाला सिस्टम नहीं होता है। ठीक है ना। बस लो के पर्पज से हम उसको एक फ्रेंड की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक हो गया। सिर्फ इतनी सी बात है। कभी इस पे सोचोगे कि उसका पक्का दोस्त ढूंढेंगे। एक्सप्लेनेशन। इन दिस ऑर्डर माइनर का मतलब होता है एक बंदा जो हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 3 ऑफ मेजोरिटी एक्ट 1857। यस 18 साल। वेयर द सूट रिलेट्स टू एनी ऑफ द मैटर मेंशन इन क्लोज ए से लेकर बी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ दैट एक्ट, यही मेजोरिटी एक्ट। ठीक है जी। या फिर एनी अदर मैटर, कोई दूसरा मैटर। एक सेकंड में बस किसी यहाँ पर निकाल लेता हूँ जरा। केस लॉस की भी ये भी खोल लेता हूँ। अरे आज तो अभी तो रेस्टिडिकेटा भी रहता है, रेस्टिडिकेटा भी तो कराना है कंप्लीट। चलो फटाफट से करते हैं आज। रेस्टिडिकेटा भी नहीं किया है मैं तो अभी। वो पलट रहा था जब देखा मुझे तो। चलो भैया, एक सेकंड रुकना, मैं जरा वो निकाल लेता हूँ बस। और जो आपके मैंने वो करवाने हैं बेसिकली केस वो करा सकते हैं। तो चलो। हम्म, जहां पर सूट इंस्टीट्यूट किया गया है बिना नेक्स्ट फ्रेंड के, प्लेन टू बी टेकन ऑफ द फाइल। यस, प्लेन टेक ऑफ कर जाएगी फाइल से। ठीक है जी। देखो जब कभी भी रॉकेट उड़ता है या फिर प्लेन जब उड़ता है तो उसको टेक ऑफ बोलते हैं। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। जहां पर सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ माइनर बिना नेक्स्ट फ्रेंड के, द डिफेंडेंट, अंडरलाइन, डिफेंडेंट में अप्लाई अप्लाई एप्लीकेशन लगा सकता है टू हैव द प्लेन टेकन ऑफ द फाइल। यस, उड़ा दी जाए वहां से।
विद कोस्ट, कोस्ट के साथ टू बी पेड बाय द प्लीडर और या फिर अदर पर्सन बाय whom इट वाज प्रेजेंट, जिसके द्वारा भी ये प्रेजेंट करी जाएगी उसके द्वारा। Notice of such application shall be given to such person, and the court, after hearing his objection, if any, may make such order in the matter as thinks fit। जो उसको ठीक लगे, ठीक है जी। सिक्योरिटी टू बी फर्निश्ड बाय नेक्स्ट फ्रेंड व्हेन सो ऑर्डर, जब कभी भी कोर्ट बोलेगा ठीक है जी उसको सिक्योरिटी पे करनी पड़ेगी, जहां पर सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर बाय द नेक्स्ट फ्रेंड। The court may at any stage, underline at any stage of the suit, either of its own motion, underline कोर्ट के खुद के मोशन पर या फिर एप्लीकेशन पर, किसके द्वारा, डिफेंडेंट के द्वारा एप्लीकेशन डाली गई है। एंड फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्ड, साथ साथ में रीजन रिकॉर्ड भी करेंगे, ऑर्डर कर देंगे नेक्स्ट फ्रेंड को कि वो सिक्योरिटी दे दे, किस चीज के लिए, पेमेंट ऑफ ऑल कॉस्ट इनकर्ड और लाइकली टू बी इनकर्ड बाय द डिफेंडेंट। यस, जो भी पेमेंट जाएगी कैसे, ऑल कॉस्ट, कॉस्ट की सारी पेमेंट के लिए, ठीक है ना। अब सीधी सिंपल सी बात है, वो तो बंदा माइनर है जिसने केस किया है, तो कॉस्ट वो थोड़ी ना पे करेगा, यस नेक्स्ट फ्रेंड पे करेगा। वेयर सच ए सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय एन इंडिजेंट पर्सन, अगर यही सूट इंस्टीट्यूट किया है किसी गरीब आदमी ने, द सिक्योरिटी शैल इंक्लूड द कोर्ट फी पेबल टू द गवर्नमेंट। यस, इसके अंदर कोर्ट फी भी आ जाएगी, कौन सी, जो गवर्नमेंट को पेबल रहेगी, अंडरलाइन कर लेना। द प्रोविजन ऑफ रूल दो ऑफ ऑर्डर 25 shall so far as may be applied to the suit where the court makes an order under this rule directing security for this। छोड़ दो, आगे आ जाओ। 3 से गार्जियन शुरू होता है, गार्जियन फॉर द सूट टू बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट फॉर माइनर डिफेंडेंट। यस, जहां पर डिफेंडेंट कौन है, ध्यान रखो, डिफेंडेंट है माइनर, वहां पे प्लेंटिफ था, जहां पर नेक्स्ट फ्रेंड हो रहा था ना, वहां पे प्लेंटिफ था। जब डिफेंडेंट की बात आएगी, यदि वो माइनर है तो ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द फैक्ट ऑफ हिज माइनॉरिटी शैल अपॉइंट ए प्रॉपर पर्सन टू बी द गार्जियन। यस, गार्जियन किस लिए, ताकि गार्ड कर सके बच्चे के इंटरेस्ट को, डिफेंडेंट बच्चे के इंटरेस्ट को। An order for the appointment of a guardian for the suit may be obtained upon application in the name and on behalf of the minor or by the plaintiff। आगे आ जाओ। ये 4 पे ध्यान रखना, यहाँ पे नो लिखा हुआ है, ठीक है ना, अगर तुम्हारे भी रख में नहीं है तो नो को कर लेना टेस्ट, ठीक है। आगे आ जाओ। 3A, डिक्री अगेंस्ट माइनर नॉट टू बी सेट असाइड अनलेस प्रेजुडाइस हैज बीन कॉज्ड टू हिज इंटरेस्ट। यस, कोई भी डिग्री पास अगेंस्ट माइनर, माइनर के अगेंस्ट पास करेगी, शैल बी सेट असाइड नहीं करी जाएगी, नो लिखा हुआ है, ठीक है ना, बॉक्स कर लेना को। सेट असाइड सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर के जो नेक्स्ट फ्रेंड था या फिर ये जो गार्जियन था ना सूट का माइनर के लिए, हैड एंड उसका इंटरेस्ट था सब्जेक्ट मैटर में, जो भी सूट का था, कैसा एडवर्स इंटरेस्ट था, ठीक है जी, टू दैट ऑफ द माइनर, बट द फैक्ट दैट बाय रीजन ऑफ सच एडवर्स इंटरेस्ट ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड या फिर गार्जियन ऑफ द सूट प्रेजुडाइज हो गया है, ठीक है जी, हैज बीन कोज्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ द माइनर, ठीक है जी। यस, अगर प्रेजुडाइज कोज हो जाएगा, अगर माइनर ये प्रूव कर पाएगा, ठीक है ना, तो ही डिक्री सेटिस्फाइड हो पाएगी। कोर्ट के सामने सिर्फ इतना बोल देना कि जी जो ये गार्जियन है या फिर ये जो नेक्स्ट फ्रेंड है ना जी, इसके इंटरेस्ट और उस माइनर के इंटरेस्ट आपस में एडवर्स हैं, कॉन्ट्रेरी है, फ्रेंडली नहीं है, ठीक है ना। तो जी इसके देखो इंटरेस्ट थे, इस वजह से जो है ना, जो डिक्री कोर्ट ने करी है जो माइनर के केस में आई, इसलिए उसको सेट असाइड कर दो, नहीं। लेकिन अगर वो माइनर ये प्ली ले कि एडवर्स इंटरेस्ट है और प्रेजुडाइस प्रूव कर दे, ठीक है ना, यदि प्रेजुडाइस कोर्ट के सामने प्रूव कर देगा, देखो जी एडवर्स इंटरेस्ट थे, इस कारण से जब डिफेंस करने की बारी आई, ठीक है जी, तो गार्जियन ने बेसिकली स्पेसिफिक इंटेंशन के साथ विद मेलिफाइड इंटेंशन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है वो छुपा लिए, वो कोर्ट को दिए ही नहीं, माइनर से तो ले आया है, ठीक है ना, लेकिन कोर्ट को नहीं दिए, जिस कारण से कोर्ट का ये कॉन्ट्रेरी जो है डिसीजन आया है, प्रेजुडाइज कर दिया इसने। तो क्या करेंगे, अब सेट असाइड कर देंगे, ठीक है जी। आगे आ स्टार लगा लेना, 3 एक के ऊपर। Nothing in this rule shall preclude the minor from obtaining any relief available under any law by the reason of misconduct या फिर gross negligence, underline करो, misconduct या फिर gross negligence on the part of the next friend या फिर guardian for the suit resulting in prejudice of the interest। Yes,
इस प्रोविजन के अलावा अगर और कोई रिलीफ बनता है किसी दूसरे लॉ में, ठीक है, तो फ्री है माइनर, वो ले सकता है। हु में एक्ट एज नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन कौन बन सकता है? एनी पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड, जो साउंड माइंड का अंडरलाइन मेजर हो, एक्ट कर सकता है लाइक नेक्स्ट फ्रेंड और माइनर ऑफ माइनर या फिर गार्जियन के जैसे, प्रोवाइडेड दैट के जो इंटरेस्ट है ना उस बंदे के, वो एडवर्स नहीं होने चाहिए, नॉट एडवर्स टू दैट ऑफ द माइनर, एंड दैट ही इज नॉट इन द केस ऑफ ए नेक्स्ट फ्रेंड एक डिफेंडेंट, अगर वो नेक्स्ट फ्रेंड बनना है तो डिफेंडेंट नहीं होना चाहिए, और इन द केस ऑफ द गार्जियन वो प्लेंटिफ नहीं होना चाहिए। सीधी सिंपल सी बात है। आगे आगे चलो जी। रिसिप्ट बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन, 6 रूल 6 कर रहा हूं, या गार्जियन फॉर द सूट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर डिग्री ऑफ मनी, एक नेक्स्ट फ्रेंड या फिर गार्जियन फॉर द सूट शेल, अंडरलाइन शेल, नॉट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, रिसीव नहीं कर सकता है कोई भी पैसा या फिर कोई दूसरी मूवेबल प्रॉपर्टी किस माइनर के बिहाफ पर, ठीक है ना। और क्या क्या नहीं कर सकता है? बाय वे ऑफ कॉम्प्रोमाइज, यस, कंप्रोमाइज करके कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ले सकता है दूसरी पार्टी से, या फिर अंडर डिग्री और ऑर्डर, ऑर्डर इन फेवर ऑफ माइनर, यस, इन फेवर ऑफ माइनर एक्सेट्रा, कुछ भी अपने लिए नहीं अरेंज कर सकता है, ठीक है जी। और अगर नंबर 2 देख लो जरा, जहां पर यह नेक्स्ट फ्रेंड या फिर गार्जियन फॉर द सूट हैज नॉट बीन अपॉइंटेड, जो अपॉइंट नहीं किया गया है, डिक्लेयर नहीं किया गया है कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, गार्जियन गार्जियन के जैसे ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, यस, और हैविंग बीन सो अपॉइंटेड सो डिक्लेयर्ड इज अंडर डिसेबिलिटी, यस, अगर कोई किसी को गार्जियन बना भी दिया है किसका, माइनर की प्रॉपर्टी के लिए, या फिर कोर्ट ने या फिर अथॉरिटी ने अपॉइंट ही नहीं कर रखा कोई गार्जियन, ठीक है जी, नॉन टू द कोर्ट टू रिसीव द मनी, और कोर्ट को पता चलता है भाई इसने पैसे रिसीव किए हैं या फिर कोई दूसरी मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव करी है, द कोर्ट शेल, कोर्ट क्या करेगी, इफ इट ग्रांट्स हिम द लीव टू रिसीव द मनी, अगर कोर्ट ने ही लीव ग्रांट करी है, रिक्वायर करेगी, अब कोर्ट की रिक्वायरमेंट क्या आ जाएगी भाई, तू सिक्योरिटी पे कर दे, एंड गिव सच डायरेक्शन एज विल इन इट्स ओपिनियन सफिशिएंट, जो भी सफिशिएंट रहेगी किस लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी प्रॉपर्टी है माइनर की उसको वेस्ट होने से बचाने के लिए। यह भी बता दिया जाता है कि कोर्ट में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड डिस्पेंस यानी तद सकती है, छूट दे सकती है विद सच सिक्योरिटी while granting leave to the next friend or guardian for the suit to receive money or other movable property under a decree or order, yes, to a decree or order। आगे आ जाओ। वेयर सच नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन, यदि वो मैनेजर है किस चीज का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, स्टार लगा लेना, एंड डिक्री और ऑर्डर रिलेट्स टू द प्रॉपर्टी और बिजनेस ऑफ द फैमिली, यस, फैमिली बिजनेस और फैमिली प्रॉपर्टी के लिए है वो डिक्री या ऑर्डर। यदि वो गार्जियन कौन है, पेरेंट है माइनर का, तो ऑब्वियसली फिर थोड़ी ना सिक्योरिटी वगैरह भरवाएंगे, ना कोई सिक्योरिटी नहीं। 7 एग्रीमेंट या फिर कॉम्प्रोमाइज किसके द्वारा, नेक्स्ट फ्रेंड या फिर गार्जियन के द्वारा, कोई भी अंडरलाइन करो या फिर बॉक्स कर लो, कोई भी नेक्स्ट फ्रेंड या फिर गार्जियन नहीं कर सकेगा बिना लीव ऑफ द कोर्ट के एक्सप्रेसली रिकॉर्ड प्रोसीडिंग्स एंटर इनटू, किसी एग्रीमेंट में नहीं या फिर कॉम्प्रोमाइज में नहीं जा सकता माइनर के बिहाफ पर, विद रेफरेंस टू सूट व्हिच ही एक्ट्स एज नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द गार्जियन, यस, बिल्कुल ठीक बात। एक एप्लीकेशन छूट के लिए लगानी पड़ेगी, सब रूल 1 की, शेल बी अकम्पेन्ड बाय एफिडेविट, यस, एफिडेविट के साथ ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड या फिर गार्जियन के द्वारा ऑफ द सूट में जो भी केस होगा, एंड ऑल्सो इफ यदि माइनर इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लीडर, अगर प्लीडर के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है माइनर, तो सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा किसका, प्लीडर का, टू दैट इफेक्ट, इस विषय में जो भी एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द प्लीडर या फिर वो गार्जियन नेक्स्ट फ्रेंड, ये बेनिफिट ऑफ माइनर के लिए है, ये कोर्ट को प्रूव करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट, यह भी बता दिया जाता है कि ओपिनियन सो एक्सप्रेस वेदर इन द एफिडेविट और इन द सर्टिफिकेट शेल नॉट प्रीक्लूड द कोर्ट फ्रॉम एग्जामिनिंग, यस, कोर्ट अगर चाहे तो एग्जामिन कर सकती है वेदर द एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट को या उस कॉम्प्रोमाइज को जो भी प्रपोज किया जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बेनिफिट ऑफ माइनर के लिए है ये, अगर कोर्ट चाहे तो उसको यानी एग्रीमेंट या फिर कॉम्प्रोमाइज को एग्जामिन कर सकती है। Any such agreement या फिर compromise enter into without the leave of the court so recorded shall be underline करो, स्टार लगाओ, बॉक्स करो, voidable against all the parties other than the minor, yes, यानी माइनर के बिहाफ पे तो void रहेगा, और माइनर के अलावा जो भी पार्टी टू सच एग्रीमेंट या फिर कॉम्प्रोमाइज होगा उसके अगेंस्ट में voidable है। ठीक हो गया, चलो स्टार लगा लेना, ये बहुत पूछते हैं, एचपीएससी का पेट प्रोविजन है।
रिटायर हो गया भैया 8 में नेक्स्ट फ्रेंड, अनलेस अदरवाइज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट, एक नेक्स्ट फ्रेंड शैल नॉट रिटायर नहीं हो सकता है विदाउट फर्स्ट प्रोक्योरिंग ए फिट पर्सन। पहले अगर रिटायर होना चाह रहा है तो पहले एक बंदा कोर्ट के सामने देना पड़ेगा उसको कि मेरी जगह ये बनेगा जी नेक्स्ट फ्रेंड। अब एप्लीकेशन लगेगी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ नया नेक्स्ट फ्रेंड शैल बी सपोर्टेड, ये एफिडेविट से सपोर्टेड होगा, शोइंग जिसके अंदर फिटनेस बताई जाएगी। ठीक है जी, फिटनेस क्या रहेगा कि देखो जी साउंड माइंड है और भाई मेजर है और इसका इंटरेस्ट जो है एडवर्स नहीं है माइनर से। रिमूवल, यस, ध्यान रखना 8 के अंदर रिटायरमेंट है, 9 के अंदर रिमूवल है। यहाँ पर यदि इंटरेस्ट नेक्स्ट फ्रेंड के माइनर के एडवर्स प्रूव हो जाते हैं टू दैट ऑफ द माइनर, या फिर जहां पर वो इस तरीके से कनेक्टेड है डिफेंडेंट के साथ कि जिससे इंटरेस्ट एडवर्स हो जा रहे हैं माइनर के साथ, एज टू मेक इट अनलाइकली दैट माइनर इंटरेस्ट विल बी प्रॉपरली प्रोटेक्टेड बाय हिम, और जहां पर ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, जहां पर वो अपनी ड्यूटी नहीं करता है पूरी, और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट या ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट वो सीज टू रिजाइड विद इंडिया, यस वो विदेश चला गया है, और फॉर एनी अदर सफिशिएंट कोज या फिर कोई दूसरा को सफिशिएंट कोज है, एप्लीकेशन लगा दी गई है इस बिहाफ पर माइनर के द्वारा या फिर डिपेंडेंट के द्वारा फॉर हिज रिमूवल, कि भाई इसको रिमूव कर दो। कमाल की बात यह है माइनर भी लगा सकता है और डिफेंडेंट भी लगा सकता है एप्लीकेशन। एंड द कोर्ट यदि satisfied of the sufficiency of the case assigned may order the next friend to be removed accordingly and make such order, जो भी ठीक लगे पोस्ट के साथ। ठीक है जी, 10 पे आ जाओ। स्टे ऑफ प्रोसीडिंग ऑन रिमूवल एक्सेट्रा, यस, अगर रिमूव कर रहे हैं या फिर रिटायर हो गया है बंदा तो जब तक नया बंदा नहीं आ जाता तब तक प्रोसीडिंग स्टेड रहेगी अंटिल द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू नेक्स्ट फ्रेंड। आगे आ जाओ। रिटायरमेंट, रिमूवल, डेथ ऑफ गार्जियन फॉर द सूट, यस, जहां पर गार्जियन इज फॉर द सूट डिजायर टू रिटायर, रिटायर होना चाहता है या फिर डज नॉट ड्यू ड्यू टू ड्यूटी पूरी नहीं करता है, या फिर कोई सफिशिएंट ग्राउंड है जो अपीयर हो जाता है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट परमिट कर सकती है सच गार्जियन को कि भाई तू रिटायर कर जा, या फिर उसको रिमूव कर सकते हैं और मेक सच ऑर्डर जो भी कोर्स एक्सेट्रा के रिगार्डिंग ठीक लगता है। देखो कोई भी किसी भी तरीके से रिटायर हो चाहे मरे चाहे कुछ भी हो, कोर्ट शेल अपॉइंट ए न्यू गार्जियन, कोर्ट अपॉइंट करेगी नया गार्जियन। 12, कोर्स टू बी फॉलोड बाय माइनर प्लेंटिफ और एप्लीकेंट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, यस, वो माइनर अब मेजर हो गया है, एक माइनर प्लेंटिफ और माइनर नोट अ पार्टी टू ए सूट ऑन हुज बिहाफ कोई एप्लीकेशन पेंडिंग चल रही है, शेल ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, मेजोरिटी अटेन करने पर ईदर इलेक्ट करेगा, क्या चुनाव कर लेगा, स्टार लगाओ, वेदर ही विल प्रोसीड विद द सूट और एप्लीकेशन, क्या वो आगे कंटिन्यू करना चाहता है इस एप्लीकेशन के साथ या नहीं। जहां पर वो इलेक्ट करता है कि वो प्रोसीड करेगा सूट या एप्लीकेशन के साथ, ही शेल अप्लाई फॉर एन ऑर्डर डिस्चार्जिंग, वो एप्लीकेशन लगा देगा कि क्या नेक्स्ट फ्रेंड या फिर गार्जियन को डिस्चार्ज कर दो जी, और उसका नाम डाल दो केस के अंदर। अब जो है अकॉर्डिंगली टाइटल चेंज हो जाएगा, जैसे ए बी लेट माइनर, ठीक है जी, जो पहले माइनर था, ठीक है जी, और सी डी के थोड़ा हो रहा था पॉइंट, इज नेक्स्ट फ्रेंड बट नाउ अटेन मेजोरिटी, ये लिखना पड़ेगा उसके, ठीक है ना। चलो, 5वां देख लो, एनी एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन अंडर दिस रूल मे बी मेड एक्स पार्टे करी जा सकती बट नो ऑर्डर डिस्चार्जिंग ए नेक्स्ट फ्रेंड एंड परमिटिंग ए माइनर प्लेंटिफ टू प्रोसीड ऑन हिज नेम शैल बी मेड विदाउट नोटिस टू द नेक्स्ट फ्रेंड, यस। देखो जी, अगर नेक्स्ट फ्रेंड गार्जियन के थ्रू कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो इन केसेस के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग एक्स पार्टे चलाई जा सकती है, लेकिन ध्यान रखना अगर आप एप्लीकेशन चला रहे हो कौन सी कि रिमूव कर दो, डिस्चार्ज कर दो किसको, नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन को, और मेरा नाम माइनर कह रहा है कि मैं अटेन कर चुका हूँ मेजोरिटी, मेरा नाम जो है डाल दो, इसको ध्यान रखना, नेक्स्ट फ्रेंड या फिर जो गार्जियन रहेगा उसको प्रॉपर नोटिस जाएगा ही जाएगा। जहां पर माइनर को प्लेंटिफ है टेनिंग मेजोरिटी डिजायर टू रेपुडिएट द सूट, यस, अगर एक से ज्यादा बंदे हैं, ठीक है ना, वेर ए माइनर कौन है, को प्लेंटिफ है, वो मेजोरिटी अटेन करने पर उसकी इच्छा है कि वो रेपुडिएट रद्द करना चाहता है सूट को, ही शैल अप्लाई, वो अप्लाई कर देगा टू हैव हिज नेम, कि भैया उसका नाम जो है स्ट्रक आउट करवा दो, बाहर निकलवा दो इस केस से, एज अ कोप्लेंटिव नहीं बनना चाहता हूँ। इफ इट फाइंड्स दैट ही इज नॉट नेसेसरी पार्टी, वो कोर्ट को लगता है कि भाई ये तो नेसेसरी पार्टी भी नहीं है, शैल डिसमिस हिम फ्रॉम द सूट, उसका नाम डिसमिस कर देंगे, ठीक है जी, और जो भी पोस्ट वगैरह लगानी है जो भी ठीक लगे वो लगा सकते हैं। देखो जी 15,
देखो जो भी रूल 1 से लेकर 14 के थे वो युग के यूं अनसाउंड माइंड के बंदे पर भी एप्लीकेबल हो रहे हैं, स्टार लगा लेना। 16 सेविंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गुड रिलेटिंग टू द मैं, चलो इस पे केस लो लिखो जरा। सीधा इस ऑर्डर के ऊपर केस लो लिख लो। धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र कुमार वर्सेस सौगंधिनी। SUGANDHINI, सौगंधिनी बेन। 1989 सुप्रीम कोर्ट। स्टार लगाओ नेक्स्ट केस के ऊपर, अशरफी लाल वर्सेस श्रीमती कोयली, KOILI कोयली। 1995 सुप्रीम कोर्ट। चलो नेक्स्ट ऑर्डर पे आ जाओ। देखो इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना क्या। कहाँ गया कहाँ गया। बी, एक सूट और प्रोसीडिंग फॉर डिक्लेरेशन एज टू लेजिटिमेसी ऑफ एनी पर्सन। यस, लेजिटिमेसी के लिए भी सूट डालने हैं तो वो भी सूट रिलेटिंग टू मैटर्स कंसर्निंग द फैमिली के अंदर आ जाते हैं। ठीक है जी, बस और इसके अंदर कुछ नहीं, 32A में याद रखना। छठे पे आ जाओ, फैमिली का मतलब शैल बी ट्रीटेड एज कंटिन्यूइंग फैमिली, नेमली एक आदमी उसकी पत्नी जो इकट्ठे रहते हैं। कोई बच्चा या कोई बच्चे बीइंग इशू ऑफ देयर जो उनके हैं, और ऑफ सच मैन या फिर उस आदमी के या उस वाइफ के। कोई बच्चा या बच्चे बीइंग मेंटेन्ड बाय सच मैन एंड वाइफ जो मेंटेन करे जा रहे हैं उनके द्वारा। एक आदमी मैन नॉट हैविंग ए वाइफ जिसके पास पत्नी नहीं है और नॉट लिविंग या फिर जिंदा नहीं है, टुगेदर विद हिज वाइफ, टुगेदर विद हिज वाइफ। चलो जी, कोई भी बच्चा या बच्चे बीइंग इशू ऑफ हिज जो उसके हैं, या कोई बच्चा या बच्चे बीइंग मेंटेन उसके द्वारा मेंटेन करे जा रहे हैं। ऐसे ही कोई वुमन है नॉट हैविंग इट्स हस्बैंड और नॉट हैविंग लिविंग टुगेदर विद हर हस्बैंड, तो कोई बच्चा या बच्चे जो उनके बच्चे हैं या फिर वो जो मेंटेन करती है। कोई बंदा या बंदी, मेल या फीमेल, एंड हिज और हर ब्रदर। ठीक है जी, ठीक है जी, सिस्टर, एंसेस्टर और लीनियंट डिसेंडेंट लिविंग विद हिम। अंडरलाइन करो, स्टार लगाते चले जाओ। उसके, उसका भाई, उसकी बहन, ठीक है जी, उसके पूर्वज और लीनियन, एक ही लाइन में उनके वंशज आगे नीचे। लिविंग विद हिम, अंडरलाइन करो, लिविंग विद हिम और हर। ठीक है जी। एनी कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ, ये जो ऊपर है ना ये कॉम्बिनेशन इनके, ठीक है ना, ABCD के, वो भी फैमिली की डेफिनेशन में आ जाएंगे। आगे आ आओ 33। देखो 3-3 रुपए मांग रहा है। ग्रीन, सूट में बी इंस्टीट्यूटेड बाय इंडिजेंट पर्सन। क्या कोई इंडिजेंट पर्सन सूट डाल सकता है? बिल्कुल डाल सकता है, क्यों नहीं डाल सकता है। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविजन, एनी सूट में बी इंस्टीट्यूटेड बाय इंडिजेंट पर्सन। यस, एक पर्सन जो कि इंडिजेंट बंदा है। इफ यदि कौन है इंडिजेंट पर्सन, इफ ही इज नॉट पोजेस्ड, अंडरलाइन नॉट पोजेस्ड, क्या सुफिशिएंट साधन ही नहीं है उसके पास, किस प्रॉपर्टी को छोड़कर, अदर देन दी प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट, जो अटैच नहीं हो सकती उस प्रॉपर्टी को। जैसे कि मान लो एक आदमी केस करने के लिए पहुंच गया है लेकिन उसके पास संपत्ति के नाम पे क्या है, भाई खाना खाने के बर्तन है या फिर पात्र है, बस वो उसके पास, ठीक है जी, एक गिलास है टूटा फूटा, ठीक है जी। तो ये जो खाना खाने के बर्तन है ये अटैच नहीं हो सकते, ये अटैचमेंट से बाहर है, ठीक है ना, ले देगी यही प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, ध्यान रखना सूट प्रॉपर्टी से अलग होना चाहिए। ठीक है ना, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट नहीं हो। टू इनेबल हिम टू पे, जिससे वो पे कर सके फीस जो भी प्रेस्क्राइब है लॉ के द्वारा उस प्लेट के लिए, उस सूट के। जहां पर कोई फीस प्रेस्क्राइब नहीं है और यदि उसके पास ही इज नॉट एंटाइटल टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के लिए भी एंटाइटल नहीं है, और जो भी प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल है वो कितनी है,
वो 1,000 रुपए तक की या उससे कम तक की है, ठीक है जी। अदर देन द प्रॉपर्टी एग्जाम फ्रॉम अटैचमेंट, और दूसरी प्रॉपर्टियां हैं वो उनको अटैच नहीं कर सकते एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए। सब्जेक्ट मैटर, वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट ही नहीं है, ठीक है जी। तो उसको गरीब मान लेते हैं। कोई प्रॉपर्टी, एक्सप्लेनेशन स्टार लगा दो, विच इज एक्वायर्ड बाय पर्सन, जो एक्वायर करी गई है उस बंदे के द्वारा आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ हिज एप्लीकेशन, अपनी एप्लीकेशन कि भैया मेरे को डिक्लेयर कर दो मैं कौन हूँ, मैं पोपर हूँ या फिर मैं इंडिजेंट पर्सन हूँ, ठीक है जी। एप्लीकेशन लगाने के बाद कोई प्रॉपर्टी रिसीव करी है फॉर परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन एंड बिफोर द डिसीजन ऑफ द एप्लीकेशन, और डिसीजन ऑफ द एप्लीकेशन से पहले, शेल बी टेकन इन टू कंसिडर अकाउंट, ठीक है जी। कोर्ट के द्वारा अकाउंट में ले ली जाएगी वो प्रॉपर्टी, फिर डिसाइड किया जाएगा कि ये बंदा इंडिजेंट पर्सन है या नहीं। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, जहां पर कोई प्लेंटिफ सू करता है किसमें, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, तो क्वेश्चन उठता है वेदर ही इज एन इंडिजेंट पर्सन, क्या इंडिजेंट पर्सन है, शेल बी डिटरमाइन, यह डिटरमाइन करा जाएगा विद रेफरेंस टू द मींस पोजेस्ड बाय हिम इन सच कैपेसिटी, ठीक है जी। तो कैपेसिटी वगैरह देखी जाएगी उसकी। आगे आ जाओ। चलो जी, कंटेंट दो के अंदर है। अगर कोर्ट इंक्वायरी करना चाहे तो इंक्वायरी भी कर सकती है 1A के अंदर, ठीक है जी। एप्लीकेशन प्रेजेंट रूल 3 के अंदर कर रहे हैं। आगे आ जाओ। अब आ जाओ सीधा 5 पे, रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन, किस ग्राउंड के ऊपर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। कोर्ट शेल, शेल को अंडरलाइन करो, कोर्ट रिजेक्ट करेगा एप्लीकेशन को परमिशन टू यूज एज एन इंडिजन पर्सन के लिए, कब, जहां पर इट इज नॉट फ्रेम, यह फ्रेम ही नहीं हुआ है और ना ही प्रेजेंट किया गया है जो भी मैनर था एप्लीकेशन का रूल 2 और 3 के हिसाब से, जहां पर एप्लीकेंट इज नॉट, जहां पर वो इंडिजन पर्सन है ही नहीं। सी, जहां पर ही हैज विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर अंदर, नेक्स्ट बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डालने के 2 महीने के अंदर अंदर, डिस्पोज्ड ऑफ एनी प्रॉपर्टी, यस, फ्रॉडुलेंटली कोई प्रॉपर्टी बेची कुची है उसने, ठीक है जी, और इन ऑर्डर टू बी एबल टू अप्लाई फॉर परमिशन टू यूज एज एन इंडिजन पर्सन, भाई मेरे नाम पे एक प्रॉपर्टी बोलो फटाफट बेचो उसने ताकि मैं ऊपर की एप्लीकेशन लगा सकूं। प्रोवाइडेड दैट कि नो एप्लीकेशन बी रिजेक्ट, कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी इवन आफ्टर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, यदि वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेंट इज टेकन इनटू अकाउंट, द एप्लीकेंट वुड बी एंटाइटल्ड टू सू, यस प्रॉपर्टी तो बिकी लेकिन फिर भी 1,000 रुपए भी नहीं जुगाड़ पाया, तो गरीबी हो। जहां पर एलिगेशन डू नॉट शो कॉज ऑफ एक्शन, यस कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, तो जिस सूट को लड़ने के लिए ये पोपर की एप्लीकेशन लगा रहे हैं, जब उस केस के अंदर ही कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, यानी केस ही नहीं टिकने वाला है, तो एप्लीकेशन को अलाउ करके क्या करोगे, इसको भी खत्म करो। जहां पर ही हैज एंटर्ड इनटू एनी एग्रीमेंट विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रपोज्ड सूट अंडर विच एनी अदर पर्सन हैज obtained एन इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर, बिल्कुल ठीक बात है जी। किसी एग्रीमेंट में आ गया वो, ठीक है जी, जो भी जिस भी बंदे का इंटरेस्ट था उस प्रॉपर्टी की, उस बंदे के साथ एग्रीमेंट कर लिया उसने। एफ, जहां पर द एलिगेशन मेड बाय द एप्लीकेंट इन द एप्लीकेशन शो दैट द सूट वुड बी बार्ड बाय, यस अगर सूट ही बार्ड है तो फिर क्या करोगे एप्लीकेशन अलाउ करके, बाय एनी अदर पर्सन हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद इन हिम टू फाइनेंस, यस अगर कोई दूसरा, स्टार लगा लेना जी के ऊपर, उस गरीब के लिए कोई गारंटर आ जाए कि भाई मैं तेरी सारी फाइनेंस की समस्या, लिटिगेट को फाइनेंस कर दूंगा, तू केस डाल मैं फाइनेंस कर दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी ऊपर की एप्लीकेशन नहीं अलाउ करेंगे। चलो जी, नंबर 6, नोटिस ऑफ द डे फॉर रिसीविंग एविडेंस ऑफ द एप्लीकेंट्स इंडिजेंसी, जहां पर कोर्ट सीज नो रीजन, कोई रीजन नहीं दिखता है एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का, तो कोर्ट क्या करेगी, एक डेट फिक्स करेगी रूल 5 के अंदर, ठीक है जी। क्या, और वो डेट जो है अंडरलाइन करो, ऑफ विच एट लीस्ट 10 डेज क्लियर नोटिस, इसका 10 दिन का क्लियर नोटिस दिया जाएगा टू द अपोजिट पार्टी को, एंड प्लस लगाओ, स्पेसिफिकली बॉक्स करो गवर्नमेंट प्लीडर को, स्टार लगा लो यहाँ, फॉर रिसीविंग सच एविडेंस, के भैया कोर्ट उस दिन जो है रिसीव करेगी, एविडेंस लेगी किस प्रूफ में कि भाई ये बंदा इंडिजेंट है या नहीं है। आगे आ जाओ। तीसरा क्या है ये, ये 9A मेरे वाले में तो नहीं थी। हाँ इधर, चलो चलो रूल 9 पे आ जाओ। विड्रॉल ऑफ परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन, द कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन ऑफ द डिफेंडेंट और या फिर गवर्नमेंट प्लीडर, कितना अंडरलाइन,
7 days of clear notice in writing, underlined in writing, has been given to the plaintiff. Plaintiff को order that the permission granted to the plaintiff to sue as an indigent person shall be withdrawn. यदि गिल्टी पाया जाता है विक्सेशियस और इम्प्रॉपर कंडक्ट का कोर्ट के सामने, ठीक है जी, यदि यह अपीयर होता है दैट हिज मीन्स के उसके साधन आर सच दैट ऐसे हैं कि वह एज नॉट टू कंटिन्यू टू सू एज, उसको इंडिजेंट नहीं बोल सकते हम. इफ ही हैज एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट, यदि एंटर इनटू किसी एग्रीमेंट में होता है विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मैटर of the suit under which any other person has obtained an interest in subject matter, ठीक है. यस, अगर कोई अदरवाइज इंटरेस्ट आ सकता है किसी दूसरी प्रॉपर्टी में तब. चलो जम कर जाओ, इस ऑर्डर से बाहर आ जाओ. अब इसमें कुछ नहीं है. यस. 34 सूट रिलेटेड टू द मॉर्गेज ऑफ इम्प्रूवर प्रॉपर्टी, सिर्फ हेडिंग से करना है. मॉर्गेज से जुड़ा हुआ है 34. 34 एकड़ का रकबा मॉर्गेज हो गया है. 35 इंटरप्रेटर सूट हम कर चुके हैं, आगे आ जाओ. 36 स्पेशल केस हम कर चुके हैं, आगे आ जाओ. समरी प्रोसीजर, आओ जरा. आओ जी. This order shall apply to the following courts, namely, yes, High Court, City Civil Courts, courts of small causes, underline करते चला जाना, other courts, provided that in respect to the courts referred to in clause B, जो clause B के अंदर है, other court जो है ना, हाई कोर्ट जो है ना में, वो क्या बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट रिस्ट्रिक्ट करेगा ऑपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर only to such categories of the suits as it deems proper and may also from time to time as the circumstances of the case may require by subsequent notification in the official gazette फर्दर रिस्ट्रिक्ट. यस, देखो हाई कोर्ट के पास पावर है इन अदर कोर्ट्स के लिए, यदि जो भी इनका जुरिडिक्शन आ रहा है समरी प्रोसीजर करने वाले इन सूट्स का, वो स्पेसिफाई करना सिर्फ इन कोर्ट्स के लिए, हाई कोर्ट के पास बस. आगे आ जाओ. देखो कौन कौन से सूट होते हैं, नंबर 2 पे देखो. इन ऑर्डर टू अप्लाई द फॉलोइंग केसेस ऑफ सूट, नेमली कैसे, बिल ऑफ एक्सचेंज वाले सूट भैया, समरी प्रोसीजर के, हुंडीज के और प्रोमिसरी नोट्स के केसेस. ठीक हो गया. सूट्स इन विच प्लेंटिफ सीक्स ओनली टू रिकवर डेट, सिर्फ उधारी वाले सूट्स, या फिर लिक्विडेटेड डिमांड इन मनी, यानी मनी सूट के लिए, पेबल बाय द डिफेंडेंट विद और विदाउट इंटरेस्ट. यस, चाहे इंटरेस्ट या इंटरेस्ट के बिना, किस पे, किसी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर या फिर किसी इनएक्टमेंट के ऊपर. वेयर द सम सोट टू बी रिकवर्ड इज अ फिक्स सम, जहां पर जो ये रिकवर करना है पैसा, ये फिक्स सम ऑफ मनी है. और इन द नेचर ऑफ द डेट अदर देन ए पेनल्टी, और पेनल्टी के अलावा है, या फिर किसी गारंटी पर, जहां पर कोई क्लेम अगेंस्ट द प्रिंसिपल बनता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेट और लिक्विडेटेड डिमांड ओनली. ठीक है जी. इन सारे केसेस के अंदर क्या है, देखो समरी प्रोसीजर चलाया जाएगा. समरी प्रोसीजर का मतलब होता है प्रोसीजर जो कंसाइज है, छोटा है. जैसे कि अब ये प्रोविजरी नोट वाले जो केसेस होते हैं या फिर चेक बाउंस के जो केसेस होते हैं, उसमें क्या करते हैं, कंप्लेंट लेते समय ही, उसी समय ही एविडेंस भी ले लेते हैं. देखो कितना टाइम बचाया कोर्ट ने, ठीक है ना, कितना सारा टाइम बचा लिया, समरी प्रोसीजर चला दिया. 2012 में एक और आई है रिकवरी ऑफ रिसीवेबल्स में, ठीक है ना. यहाँ पे एक 4 भी जुड़ा है, रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स के लिए. बस आगे आ जाओ. 3 पे प्रोसीजर फॉर एप्रीहेंस ऑफ द डिपेंडेंट. यस, तो उसको यदि पकड़ना पकड़ना है तो क्या करेंगे, देखो इसके अंदर 1 2 3, ये देखो 10 दिन, सिर्फ इसको अंडरलाइन करो, फटाफट पढ़ देता हूँ.
In a suit to which the order applies, the plaintiff shall, together with the summons under Rule 2, serve on the defendant a copy of the plaint and annexure thereto, and defendant may at any time within 10 दिन के अंदर अंदर such service में enter an appearance, अपनी appearance पोज कर सकता है, either in person या तो खुद ही या फिर through pleader, या either case he shall file in a court an address for service of notice on him. Yes, बस आगे आ जाओ. पावर टू सेट असाइड डिग्री आफ्टर डिग्री कोर्ट में अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस सेट असाइड कर सकता है डिग्री को, और यदि ऐसा करना जरूरी है स्टे और सेट असाइड एग्जीक्यूशन, एंड मे गिव लीव टू द डिफेंडेंट टू अपीयर टू द समन्स एंड टू डिफेंड द सूट इफ इट सीम्स रीजनेबल टू द कोर्ट सो टू डू एंड ऑन सच टर्म्स एज द कोर्ट थिंक्स फिट, जो भी कोर्ट को ठीक लगे. प्रोसीजर इन द सूट्स में कैसे रहेगा, ऑर्डिनरी मैनर में. आगे आ जाओ. देखो जी, इसके बीच में आपको 37A करवाया है इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन, वो सिर्फ आपको इसमें भी नहीं है, ध्यान रखना, वो सिर्फ आपको हेडिंग से करना है. आगे आ जाओ. देखो जी, अटैचमेंट. देखो, सिविल प्रोसीजर के अंदर अरेस्ट की बात हो रही है, और उसी के अंदर ही अटैचमेंट और प्रॉपर्टी की बात हो रही है. ठीक है जी. यस. देखो, जब एग्जीक्यूशन करते हैं ना, डिग्री आ गई, डिग्री को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन के समय तो अरेस्ट अटैचमेंट जनरल हो जाता है जनरली, लेकिन बिफोर जजमेंट यानी एग्जीक्यूशन से पहले, जजमेंट से ही पहले, यानी दौरान प्लीडिंग्स, ठीक है जी, अगर अरेस्ट अटैचमेंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, उसके विषय में यह केस लो है. ठीक है जी. चलो. जहां पर डिफेंडेंट में बी कॉल्ड अपॉन टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस, जब उसको सिक्योरिटी भरने के लिए बुलाया जाता है, वेयर एट एनी स्टेज ऑफ द सूट other than a suit of the nature referred to in section 16 clause A to D, the court is satisfied, court satisfy यदि हो जाए, कैसे, एफिडेविट के थ्रू या फिर अदरवाइज, कि ये जो डिफेंडेंट है उसकी इंटेंशन है कि वो डिले करेगा प्लेंटिफ को, या फिर अवॉइड कर रहा है वो प्रोसेस ऑफ द कोर्ट को, या फिर वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, या फिर वो डिले कोज कर रहा है किसको, एग्जीक्यूशन किसी डिग्री को, दैट मे बी पास अगेंस्ट, जो उसके अगेंस्ट में पास हो सकती है, या कैसे, ऑब्सकॉन्ड हो गया है, या फिर उसने छोड़ दिया है लोकल लिमिट्स ऑफ द जुडिशल ऑफ द कोर्ट को, या वह इज अबाउट टू ऑब्सकॉन्ड, वो भागने वाला है, या लीव द लोकल लिमिट्स, छोड़ने वाला है लोकल लिमिट्स ऑफ जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट को, हैज डिस्पोज्ड ऑफ और रिमूव्ड फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, हिज क्या प्रॉपर्टी, सारी सारी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करना चाह रहा है, दैट के डिफेंडेंट इज अबाउट टू लीव, वो तो देश ही छोड़ना चाह रहा है भाई डिफेंडेंट, अंडर द सर्कमस्टेंसेस अफोर्डेबल रीजनेबल प्रोबेबिलिटी दैट द प्लेंटिफ विल और मे देयरबाय बी ऑब्स्ट्रक्टेड और डिलेड. अब भाई देश छोड़कर ही भाग जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्ट ही हो जाएगा ना प्लेंटिफ, या कम से कम डिले तो होगा ही, किसमें एग्जीक्यूशन नहीं करा पाएगा डिग्री में जो भी उसके फेवर में आएगा. क्या करेगी, कोर्ट में इशू ए वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट एंड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट टू शो कोज व्हाई ही शुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी, उसको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने बुलवा लेंगे, उसको शो कोज नोटिस दे देंगे सिक्योरिटी के रिगार्ड. चलो. प्रोवाइड दैट, यह बता दिया जाता है डिफेंडेंट शैल नॉट बी अरेस्ट नहीं होगा यदि वह पे कर देता है ऑफिसर जो भी उसको अरेस्ट करने के लिए गया है, विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट, कोई भी सम जो कि स्पेसिफाइड किया गया उस वारंट के अंदर ही, जो कि सफिशिएंट सेटिस्फाई करने के लिए है प्लेंटिफ के क्लेम को. अगर वो पे कर देता तो फिर उसको अरेस्ट नहीं करेंगे. सिर्फ हेडिंग से याद रखो, सिक्योरिटी दो के अंदर है. ठीक है जी. तीन को छोड़ दो, चार पे. प्रोसीजर जहां पर डिफेंडेंट फेल हो जाता है, सिक्योरिटी नहीं भर पाता है, ठीक है जी, तो फिर क्या करेंगे, सिर्फ अंडरलाइन करो, सिविल प्रिजन में भेज देंगे अंटिल द डिसीजन ऑफ द सूट, या फिर जहां पर डिक्रीज पास अगेंस्ट द डिफेंडेंट अंटिल द डिक्री इज बीन सेटिस्फाइड, बस इतने समय के लिए उसको जेल में भेज देंगे. Provided that no person shall be detained in prison under this rule in any case for a longer period than 6 महीने, अंडरलाइन 6 महीने से ज्यादा के लिए नहीं रहेगा, nor for a longer period than 6 week, 6 हफ्ते से ज्यादा भी नहीं रहेगा, यदि अमाउंट या फिर वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट यदि वो 50 रुपए को भी एक्सीड नहीं करता है तो 6 हफ्ते से ज्यादा के लिए नहीं रहेगा, जो कि यूजलेस के जैसा ही है. ठीक है ना, इसका ऊपर वाला प्रोविजन कर ले. आओ जी.
पांच, पांच पे स्टार लगा लो। जहां पर डिफेंडेंट में बी कॉल्ड अपॉन टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, यस। देखो जी, पांच जो रूल पांच वो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए है। जो रूल वन से लेकर चार था वो किस चीज के लिए था? वो अरेस्ट बिफोर जजमेंट के लिए था, ठीक है ना। थोड़ा सा डिफरेंस कर लेना, डिफरेंस पूछ लेते हैं। जहां पर किसी भी स्टेज ऑफ द सूट में कोर्ट यदि सेटिस्फाई हो जाती है एफिडेविट या फिर अदरवाइज दैट कि एक डिफेंडेंट उसकी इंटेंशन है ऑब्स्ट्रक्ट और डिले करने की एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री को जो उसके अगेंस्ट पास हो सकती है, इज अबाउट टू डिस्पोज, उसकी सारी सर्व प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने वाला है, या कोई भी पार्ट प्रॉपर्टी का डिस्पोज ऑफ करने वाला है, इज अबाउट टू रिमूव सारी की सारी या फिर कोई पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी लोकल लिमिट्स ऑफ जुडिक्शन ऑफ कोर्ट से बाहर निकालने वाला है। कोर्ट में डायरेक्ट डिफेंडेंट डायरेक्ट कर सकती है डिफेंडेंट को विद इन टाइम टू फिक्स, जो टाइम फिक्स है उसके द्वारा, इधर या तो फर्निश कर दे सिक्योरिटी उस सम में जो कि स्पेसिफाइड किया गया है ऑर्डर के अंदर, टू प्रोड्यूस एंड प्लेस, और कैसे प्रोड्यूस कर दे, और एंड के ऊपर प्लस लगाओ, प्लेस कर दे एट द डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के डिस्पोजल पर जब कभी भी रिक्वायर करी जाए सेड प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी या फिर वैल्यू ऑफ द सेम या फिर उस प्रॉपर्टी के बराबर की वैल्यू, और सच पोर्शन देयर ऑफ या फिर पोर्शन प्रॉपर्टी का जो जितना सफिशिएंट हो के सेटिस्फाई कर सके डिग्री को, और टू अपीयर एंड शो कोज व्हाई ही शुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी, या फिर कम से कम शो कोज नोटिस का जवाब दे। The plaintiff shall, unless the court otherwise direct, specify the property required to be attached and estimated value. Yes, plaintiff को सारी जानकारी जुटानी पड़ेगी प्रॉपर्टी की, डिफेंडेंट से नहीं मांगेंगे। डिफेंडेंट क्यों देगा? सिर्फ किससे मांगेंगे? प्लेंटिफ से मांगेंगे। The court may also order direct the conditional attachment. Yes, conditional attachment को अंडरलाइन करके स्टार लगा लेना बस। If an order of attachment is made without complying with the provision of sub rule one of this rule, such attachment shall be void. Yes, अगर जो भी कंप्लायंसेस लिखे हुए अगर वो कंप्लाई ही नहीं करे हैं तो जो भी अटैचमेंट करेगी कोर्ट, वो अटैचमेंट वॉइड हो जाएगी। अटैचमेंट जहां पर कोज नॉट शोन, कोई कोज शो नहीं किया है और ना ही सिक्योरिटी वगैरह भरी है, फर्निश ही नहीं करी है, तो प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे, सिंपल। हेडिंग से ही आ रहा है। मैनर क्या रहेगा? मोड क्या रहेगा अटैचमेंट का? वही जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में लिखा हुआ है, बस आप याद। सिर्फ हेडिंग से एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स द प्रॉपर्टी अटैच बिफोर जजमेंट। देखो प्रॉपर्टी अटैच कर ली कोर्ट ने तो कोई भी क्लेम्स आएंगे उस अटैच प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, ठीक है जी, तो यही कोर्ट उसके फैसले करेगी, रिमूवल ऑफ अटैचमेंट। और अगर रिमूव करनी पड़ रही है प्रॉपर्टी तो रिमूव कर देंगे, कोई बात नहीं। सीधा रूल 12 पे आ जाओ। कहाँ गए? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नोट अटैचेबल बिफोर जजमेंट, स्पेसिफिकली स्टार लगा लेना। जो फसल है, उपज है, वो अटैच नहीं होगी जजमेंट से पहले। 13 पे की स्टार लगा लो। स्मॉल कोज कोर्ट नोट टू अटैच इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर यदि कोर्ट ऑफ स्मॉल कोज है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच ही नहीं कर सकती है, बस हेडिंग से ही हो गया है। केस लो लिख लो जरा इसके। एक सेकंड, 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 सेकंड। हाँ जी, इस पे लिखो केस, कोई केस नहीं है, शाबाश आगे आ जाओ। 39, टेम्परेरी इंजंक्शन एंड इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। ध्यान रखना, इंजंक्शन में सीपीसी सिर्फ टेम्परेरी इंजंक्शन की बात करती है। हाउ अबाउट मैंडेटरी इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन या फिर परपेचुअल इंजंक्शन, ये एस सारे बात करता है इसके ऊपर, ठीक है ना। ध्यान रखना इसका। केस जिसके अंदर टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करी जा सकती है जहां पर सूट इज प्रूव्ड बाय द एफिडेविट, सूट जो है प्रूव हो चुका है एफिडेविट के द्वारा या फिर अदरवाइज, कि कोई बंदा जो है कोई प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन ए सूट वो खतरे में है प्रॉपर्टी, किस चीज का खतरा है? वेस्ट होने का खतरा है, डैमेज होने का खतरा है, अलाइनेट होने का खतरा है, किसके द्वारा? किसी ऐसी पार्टी के द्वारा सूट में, या फिर दूसरी पार्टी के द्वारा सूट में, या फिर रॉन्गफुली सोल्ड होने का एग्जीक्यूशन में खतरा है इसका। दैट कि डिफेंडेंट जो है धमकी दे रहा है या फिर इंटेंशन है डिफेंडेंट की कि वो रिमूव कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है प्रॉपर्टी, किस लिए? ताकि डिफ्रॉड किया जा सके क्रेडिटर्स को।
या फिर डिफेंडेंट जो है थ्रेटन धमकी देता है कि वो डिस्पोज ऑफ कर देगा, ठीक है जी। प्लेंटिफ या फिर अदरवाइज कोज इंजरी या फिर इंजरी कोज कर देगा, ठीक है जी, प्लेंटिफ के ऊपर उस प्रॉपर्टी के थ्रू, क्या करेंगे उन केसेस के अंदर एप्लीकेशन बनाएंगे और टेम्परेरी इंजंक्शन करवा देंगे, ठीक है जी। चलो जी। द कोर्ट में बाय ऑर्डर ग्रांट टेम्परेरी इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन, और रिस्ट्रेन कर देंगे उस बंदे को, और मेक सच अदर ऑर्डर या फिर दूसरे ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ स्टेइंग, स्टे करने के लिए, या प्रिवेंटिंग द वेस्टिंग, डैमेजिंग, अलाइनेशन, सेल, रिमूवल और डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी और डिस्पोजेशन ऑफ द प्लेंटिफ और अदरवाइज कॉजिंग इंजरी टू द प्लेंटिफ इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन द सूट एज द कोर्ट थिंक्स फिट, जो भी कोर्ट को ठीक लगे, अंटिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट और अंटिल फर्दर ऑर्डर, ठीक है जी। कब तक के लिए? जब तक फर्दर ऑर्डर नहीं आ जाता है, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ। यस, यही इंजंक्शन जो है, टेम्परेरी इंजंक्शन किस लिए हो सकती है कि भाई कंटिन्यू ब्रीच ना हो, ठीक है ना, इसलिए भी हो सकती है। आगे आ जाओ। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोबीडियंस ऑफ ब्रीच ऑफ इंजंक्शन, कॉन्सिक्वेंस क्या रहेंगे? अगर ब्रीच ऑफ इंजंक्शन कर दिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला जाएगा उसकी। यदि डिसोबीडियंस कर दिया है, जो भी इंजंक्शन ग्रांट करी गई या फिर कोई भी ऑर्डर जो रूल 1 और 2 के अंदर आया है, और ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द टर्म ऑन विच द इंजंक्शन वाज ग्रांटेड, द कोर्ट ग्रांटिंग द इंजंक्शन और मेकिंग द ऑर्डर, और द कोर्ट टू विच द सूट और प्रोसीडिंग इज ट्रांसफर, या फिर ऐसी कोर्ट जिसके पास केस ही ट्रांसफर हो गया बाद में, मे ऑर्डर, मे को जरा बॉक्स कर लेना, कर सकता है कि प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन गिल्टी ऑफ सच डिसोबीडियंस या फिर ब्रीच में उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लो भाई, ये ज्यादा कुछ पहलवान बन रहा है। एंड मे ऑल्सो ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिटेन इन सिविल प्रिजन, या फिर उसको सिविल प्रिजन के अंदर डाल दो, नॉट एक्सीडिंग 3 महीने से ज्यादा के लिए नहीं जाएगा, अंडरलाइन कर लेना, अनलेस द मीनिंग मीन टाइम द कोर्ट डायरेक्ट इज रिलीज, जब तक कोर्ट उसको रिलीज ना कर दे, ठीक है जी। नो अटैचमेंट, कोई भी अटैचमेंट जो बनाई गई है इस रूल के द्वारा, वो एनफोर्समेंट में रहेगी मोर देन 1 साल नहीं रहेगी। एट द एंड ऑफ टाइम, यदि डिसोबीडियंस या ब्रीच कंटिन्यू रहता है तो प्रॉपर्टी जो अटैच थी वो सोल्ड, सेल कर दी जाएगी, बेच दी जाएगी, राउट ऑफ द प्रोसीड, कोर्ट में अवार्ड सच कंपनसेशन, जो भी ठीक लगेगा किसको, जो भी इंजर्ड पार्टी उसको पे कर देंगे वो कंपनसेशन के जैसे, ठीक है जी। आगे आ जाओ। देखो जी, ग्रांट करने से पहले क्या, इंजंक्शन ग्रांट करने से पहले अपोजिट पार्टी को प्रॉपर नोटिस जाएगा, बस इतना हेडिंग से याद कर लो, काफी है। कोर्ट टू डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन, हेडिंग से याद कर लो, 30 दिन के अंदर अंदर निपटानी पड़ेगी आपको। सीधा 6 पे आ जाओ। एंटेरिम स्टे या एंटेरिम इंजंक्शन की बात हो रही है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, the court may on the application of any party to suit order the sale by any person named in such order and in such manner and on such term as it thinks, जो भी ठीक लगे, of any किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में being the subject matter of the suit, जो suit प्रॉपर्टी है या फिर attached before जजमेंट से पहले अटैच हो चुकी है किसी सूट में, which is subject to speedy natural decay, जो subject to speedy natural decay है, ठीक है जी, और which for any other just and sufficient cause it may be desirable to have sold at once, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, इंटरिम ऑर्डर कोर्ट बना देगी और उसको बेच देंगे, बस इतना जाना। बस इसमें ये श्लोक हम लोग, गुजरात बॉटलिंग कंपनी, ऑर्डर 39 में करो, गुजरात बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस कोका कोला, कोका कोला कंपनी 1995 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट करो इंटेरिम के ऊपर, मॉर्गन स्टैनली, स्टार लगा लेना, वर्सेस कार्तिक दास, ये भी 1995 का है, सुप्रीम कोर्ट।
ये एड इंटरिम इंजंक्शन और एक्स पार्टी टेम्परेरी इंजंक्शन के ऊपर है केस। ठीक है, आगे आ जाओ। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, यस, प्रॉपर्टी अटैच करके कोर्ट ने अपने पास रख ली है। तो किसी को केस होगा, तो क्या करेंगे, कोर्ट को ध्यान रखना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी का। जहां पर यह अपीयर होता है कोर्ट के लिए कि यह ऐसा करना जस्ट और कन्वीनियंट है, कोर्ट क्या करेगी, अपॉइंट कर देगी रिसीवर किसी प्रॉपर्टी के लिए, वेदर बिफोर और आफ्टर द डिग्री, डिग्री के बाद या डिग्री से पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमूव कर दे किसी बंदे को पोजेशन से या कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी से, कमिट द सेम टू द पोजेशन ऑफ कस्टडी मैनेजमेंट ऑफ द रिसीवर, और उस बंदे को रिमूव करके रिसीवर की मैनेजमेंट और कस्टडी में प्रॉपर्टी डाल दें। और क्या करेंगे, कंफर्म, कन्फर अपॉन द रिसीवर, रिसीवर पर कंफर्म करें, कन्फर करेंगे ऑल सच पावर, सारी की सारी पावर्स एज टू ब्रिंगिंग एंड डिफेंडिंग सूट, कि भैया कोई सूट वगैरह करना हो तो सूट कर डाल दे वो रिसीवर, अगर डिफेंड करना है तो डिफेंड कर ले उसको, ठीक है जी, एंड फॉर दी रियलाइजेशन, या फिर रियलाइजेशन करना हो, मैनेजमेंट करना हो, प्रोटेक्शन करना हो, प्रिजर्व करना हो, इंप्रूवमेंट करना हो प्रॉपर्टी के अंदर, कलेक्ट करना हो जो भी रेंट वगैरह है या प्रॉफिट वगैरह है उस प्रॉपर्टी से, ठीक है जी, द एप्लीकेशन एंड डिस्पोजल, एप्लीकेशन और डिस्पोजल ऑफ सच रेंट्स प्रॉफिट्स एक्सेट्रा, सब कुछ रिसीवर के पास पावर आ जाएगी। नथिंग इन दिस रूल शैल ऑथराइज द कोर्ट टू रिमूव फ्रॉम द पोजेशन और कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी एनी पर्सन whom any party to the suit has not, छोड़ दो इसको, रेम्यूनरेशन ध्यान रखना, जो भी रिसीवर अपॉइंट होगा उसको खर्चा पानी दिया जाएगा, रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, ड्यूटीज, देखो क्या क्या ड्यूटी है, शेल फर्निश करेगा सिक्योरिटी, यदि कोई, अगर कोर्ट जो भी ठीक लगता है कोर्ट को, ड्यूली टू अकाउंट फॉर व्हाट ही शैल रिसीव इन रिस्पेक्ट, यस, अपने कामकाज के लिए सिक्योरिटी पे करने के लिए कोर्ट बोले तो पे करेगा, सब्जेक्ट हिज अकाउंट एट सच पीरियड, जो कभी भी कोर्ट बताएगी भैया अकाउंट उठा ला आपने, कोर्ट किसको, रिसीवर, देखो जी, कोर्ट बेसिकली जो भी कोर्ट को बंदा फिट लगता है उसको रिसीवर अपॉइंट करके रख सकते हैं, ठीक है जी, अगर कोर्ट को कोई एडवोकेट लगता है फिट, उसको रिसीवर बना सकती है, कोर्ट को कोई एडमिनिस्ट्रेटर फिट लगता है उसको रिसीवर बना सकती है। लेट्स से ये झगड़ा कैसा आया है, ये झगड़ा पीएनएसएस के थ्रू वहां से आया, मैं वहां से लिंक कर रहा हूँ जहां पे लिखा हुआ था कि सीपीसी में ऑर्डर 40 के थ्रू रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा बीएनएसएस में, एक सेक्शन हमने किया था उसके अंदर, जहां पर हम ये जैसे 144 लगाते थे ना, तो हम 163 लगा रहे थे, फिर हमने 164 165 लगाई, जहां पे गांव के अंदर पानी के झगड़े हो गए, जमीन के राइट्स को लेकर, यूज को लेकर झगड़े हो गए, शांति भंग हो गई, तो क्या होगा, कोर्ट को लगा, वो एसडीएम की कोर्ट को लगा कि भाई ये झगड़ा निपटाने के लिए प्रॉपर्टी तो अटैच करनी पड़ेगी, तो भाई ना तो प्रॉपर्टी उसकी अक्यूज की, ना प्रॉपर्टी भाई विक्टिम की, प्रॉपर्टी जो है रिसीवर के पोजीशन में डाल दो, पहले अपना झगड़ा सुलटाओ भाई, रिसीवर के पास रहेगी, तो अब ये जो प्रॉपर्टी है रिसीवर के पास जाएगी, एसडीएम किसको रिसीवर बनाएगा, ऑफ कोर्स अपने जूनियर को वो बनाएगा रिसीवर, ठीक है जी, कोई भी बंदा जो कोर्ट और अथॉरिटी के हिसाब से फिट है उसको रिसीवर बनाया जा सकता है, किसी जूनियर एडवोकेट को बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि कोई खेत खेती हो, ठीक है ना, एक एक प्लॉट हो सकता है 500 गज का या 1000 गज का प्लॉट हो सकता है जिसमें क्या है डेयरी बनाई हुई है और उसके अंदर क्या है लगभग 50 भैंसे हैं, ठीक है जी, भाई अब वकील तो करेगा नहीं, ठीक है ना, तो क्या करेगा, ऐसे बंदे को रिसीवर बनाया जाएगा जो ये दूध वगैरह निकालना, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड करना, जिसको एक्सपीरियंस हो, ठीक है ना, उसको रिसीवर बना, ठीक है। और क्या क्या ड्यूटी है, अकाउंट सबमिट करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे अमाउंट जो भी ड्यू रहेगा फ्रॉम हिम, जो भी कोर्ट डायरेक्ट करेगा, बी रिस्पॉन्सिबल सारे नुकसान के लिए जो भी ओकेजन होते हैं, ठीक है जी, उसके ग्रोस नेग्लिजेंस के कारण उसको भुगतने पड़ेंगे, ये ड्यूटी है उसकी। एनफोर्समेंट ऑफ रिसीवर ड्यूटी, और ड्यूटी को कैसे इन्फोर्स कराएंगे, यदि फेल हो जाता है सबमिट करने में अकाउंट, या फिर पे करने में, या फिर ओकेजनली लॉस पूरा करने में, तो कोर्ट में डायरेक्ट उसकी प्रॉपर्टी, रिसीवर की प्रॉपर्टी, कि उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लो भैया और बेच दो, एंड मे अप्लाई द प्रोसीडिंग, और जो भी बिकेगी प्रॉपर्टी उससे हम लाभ प्राप्त, लाभ मतलब गुड, मतलब जो भी अप्रोप्रिएट होगा वो अप्रोप्रिएट करें।
स्टार लगाओ। कब कलेक्टर को अपॉइंट करवाया जाएगा रिसीवर के लिए, यदि किसी प्रॉपर्टी का झगड़ा आ गया है और लैंड जमीन कैसी है, वो रेवेन्यू पे करती है, यस, खेत खलिहान रेवेन्यू पे करते हैं, ठीक है जी। या फिर वो ऐसी जमीन है विच द रेवेन्यू हैज बीन असाइंड और रिडीम्ड, यस, असाइंड और रिडीम किया जाता है वहां से। द कोर्ट में कंसीडर द इंटरेस्ट ऑफ दोज कंसर्न विल प्रोमोटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कलेक्टर, यस। द कोर्ट में अंडरलाइन करो, स्टार लगाओ, विद द कंसेंट स्टार लगाओ ऑफ द कलेक्टर अपॉइंट हिम टू बी रिसीवर ऑफ सच प्रॉपर्टी। कलेक्टर से पूछेगी कोर्ट के भैया आपको बना दे, क्योंकि कलेक्टर के पास तो बहुत सारे काम रहेंगे। अगर हम कोर्ट उसको कोई एडिशनल काम दे रही है तो उसकी कंसेंट लेंगे, उसकी डायरी मंगवाएंगे, ऑफिस डायरी की, भाई तू बता तेरे को कितना काम है, फ्री है, देन इट इज ओके, आ जा, अगर नहीं है तो भैया अपना काम, ठीक है जी। स्टार लगा ले, लिखो जरा केस लो। टी कृष्ण स्वामी, टी कृष्णा स्वामी चेट्टी, चिट्टी, CHETTY चिट्टी वर्सेस सी थंगवेलु, THANGAVELU थंगवेलु चेट्टी, ठीक है जी। साइटेशन 1960s की है, देख साइटेशन लिखवा रहा मैं कंफर्म साइटेशन। नेक्स्ट करो, स्टार लगा लेना, कस्तूरी बाई, KB कस्तूरी बाई वर्सेस अंगूरी चौधरी, KB वर्सेस AC, 2001 सुप्रीम कोर्ट, कस्तूरी चौधरी, सॉरी अंगूरी चौधरी। चलो रिसीवर अपॉइंट हो गया। आओ देखो, अपील आ गई है। अपील निपटाने से पहले अपन पहले सेक्शन का पोर्शन सारा का सारा अपील का निपटाएंगे। आओ जरा रिज्यूम करो अपील में सेक्शन वाला पोर्शन। नाइनटी सिक्स से शुरू हो जाओ। देखो जी, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, फर्स्ट अपील की बात हो रही है। सेव वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड और बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, कोई अपील शेल लाई लाई होगी फ्रॉम एवरी डिग्री, हर एक डिग्री जो कि पास होती है, बाय एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट अथोराइज टू हियर अपील फ्रॉम डिसीजन ऑफ द सच कोर्ट, उस कोर्ट में जाएगी, अपीलेट कोर्ट में जाएगी जहां ऑर्डनरी जाती हो। एन अपील में लाई फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ डिग्री पार्स एक्स पार्टी, स्टार लगाओ। एक्स पार्टी डिग्री से अपील जा सकती है, यस जा सकती है। नो अपील शैल लाई फ्रॉम ए डिग्री पास्ड बाय कोर्ट विद द कंसेंट, यस, क्या कंप्रोमाइज डिग्री में, कंसेंट डिग्री में अपील जाती है, नो नहीं जाती, स्टार लगा लेना। कोई अपील नहीं जाएगी शैल लाई एक्सेप्ट ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ को छोड़कर, यदि डिग्री इन एनी सूट किसी ऐसे सूट में आई है ऑफ द नेचर जो कि कग्निजेबल बाय स्मॉल कोर्ट कोज केस से आई है, ठीक है जी, जहां पर अमाउंट या फिर वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ओरिजिनल सूट का वो एक्सीड नहीं होता है 10,000 रुपए से, ठीक है जी। 10,000 रुपए तक का सूट है, नहीं जाएगी, तुच्छ केस है, अपील में समय वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। एक्स पार्टी केस के लिए जरा केस लो लिख लो। भानु कुमार जैन, ये जो आपने इधर लिखा है ना एक्स पार्टी का, इधर लिखो भानु कुमार जैन वर्सेस अर्चना कुमार, अर्चना कुमार 2005 सुप्रीम कोर्ट। और अगर आपके पास यूनिवर्सल का बेर एक्ट है तो सेक्शन 96 के नीचे कमेंट्री में लिखा होगा, ये ढूंढ लेना। चलो 97 पे आ जाओ। अपील फ्रॉम फाइनल डिग्री, जहां पर कोई अपील नहीं गई प्रिलिमिनरी डिग्री से, यस। यदि फाइनल डिग्री में अपील करके वो प्रिलिमिनरी डिग्री को चैलेंज करना चाह रहा है तो ऐसा नहीं होगा। फाइनल डिग्री में आया तो फाइनल डिग्री को ही चैलेंज करेगा अपील। जहां पर कोई पार्टी एग्रीड है किससे, प्रिलिमिनरी डिग्री से,
पास आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड डज नॉट, उससे अपील नहीं करता है, लेकिन अपील कब करता है पंद्रहवीं डिग्री में, जब फाइनल अपील, फाइनल डिग्री आ जाती है। ठीक है जी, ऐसा नहीं, ही शैल बी प्रीक्लूडेड, उसको प्रीक्लूड कर दिया गया है ये करने से। डिसीजन जहां पर अपील हर्ड बाय दो या दो से ज्यादा जजेस, देखो जी अगर कोरम बराबर बराबर हो जाएगा तो एक एडिशनल जज से करवा लेंगे, बस इतना ही है। 99, नो डिग्री टू बी रिवर्स और मॉडिफाइड फॉर एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द जुडिक्शन, यस। अंडरलाइन करो नो को, बॉक्स कर लो नो, नो को। बॉक्स कर लो। कोई भी डिग्री शैल बी रिवर्स नहीं करी जाएगी या सब्सटेंशियली वैलिड चेंज नहीं करी जाएगी, ना ही शैल एनी केस बी रिमांडेड, रिमांड बैक नहीं करवाया जाएगा इन अपील, अपील के अंदर किस अकाउंट पे, कि मिस जोइंडर या फिर नॉन जोइंडर हो गया जी पार्टीज का, या फिर कोज ऑफ एक्शन का, या फिर कोई एरर आ गई, या फिर कोई डिफेक्ट या फिर इरेगुलरिटी आ गई जी प्रोसीडिंग में, सूट में, नॉट अफेक्टिंग, जिसका मेरिट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करेंगे उस डिग्री का। प्रोवाइडेड दैट, स्टार लगा लो, अगर नॉन जॉइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी यदि हो गया है, तब नहीं, तब भैया डिग्री को जो कुछ भी करना है वो तो करना पड़ेगा। 99A, no order under section 47 to be reversed or modified unless decision of the case prejudicially affected, सिर्फ 47 से याद रखना, एग्जीक्यूशन हमने किया नहीं है, बस इतना कर दो, कुछ नहीं है इसके अंदर। 100 स्टार लगाओ। Save as otherwise expressly provided in the code of this code or by any अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एंड अपील लाई होगी किसमें, हाई कोर्ट में, यस। सो के अंदर केस कौन सी अपील है जिसमें हाई कोर्ट में अपील लाई होती है, पास्ट इन अपील बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट टू द हाई कोर्ट, यदि हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि केस इन्वॉल्व करता है कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, पहली कंडीशन अंडरलाइन करो, नंबर वन। नंबर टू, एन अपील में लाई अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम एन अपील, यस स्टार लगाओ। एक्सपार्टे अपील, डिसाइड अपील से भी जा सकती है। इन ऑर्डर इन एन अपील अंडर दिस सेक्शन द मेमोरेंडम ऑफ अपील शेल प्रिसाइजली स्टेट, यस मेमोरेंडम ऑफ अपील लगाना पड़ेगा जिसके अंदर प्रिसाइजली स्टेट करना पड़ेगा आपको वह क्वेश्चन, सब्सटेंशियल क्वेश्चन, जहां पर हाई कोर्ट यदि सेटिस्फाई करता है कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन फ्लो इज इन्वॉल्व है किसी कोर्स के अंदर, इट शेल फॉर्मुलेट द क्वेश्चन, हाई कोर्ट क्या करेगा, फॉर्मुलेट कर लेगा उस क्वेश्चन को। द अपील शैल बी हर्ड ऑन द क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के ऊपर अपील सुनी जाएगी जो फॉर्मुलेट किया गया है, एंड रिस्पोंडेंट शैल एट द हियरिंग ऑफ द अपील बी अलाउड टू आर्ग्यू, आर्ग्यू करने की परमिशन मिलेगी अगर उसके आर्गुमेंट में वह क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है तो ही ओनली, अन्यथा नहीं। प्रोवाइड दैट, यह बता दिया जाता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू टेक अवे और अब्रीज द पावर ऑफ द कोर्ट टू हियर फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड द अपील ऑफ एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चन, यस। हाईकोर्ट ने क्या किया है, एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कर दिया है, लेकिन कोई दूसरा सब्सटेंशियल क्वेश्चन आ गया, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है ना, कोई दूसरा सब्सटेंशियल क्वेश्चन आ गया, मैं नहीं कह रहा कि वो लॉ का है या फैक्ट का है, बट हाईकोर्ट की नजर में आ चुका है, अगर हाईकोर्ट चाहे, हालांकि फ्रेम नहीं किया उसने सब्सटेंशियल क्वेश्चन, लेकिन फिर भी उसके ऊपर आर्गुमेंट सुन सकती है, वो हाईकोर्ट की पावर है, ठीक है ना। चलो जी, 100A एक स्टार लगा लो। देखो जी, नो फर्दर अपील इन सर्टेन केसेस, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द लेटर पेटेंट, यस, एक तो लेटर पेटेंट हाई जो कोर्ट्स रहती हैं उनकी कोई जजमेंट आएगी, या फिर किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट पर हैविंग द फोर्स ऑफ द लॉ और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, जहां पर अपील फ्रॉम कोई ओरिजिनल और अपीलेट डिग्री और order is heard and decided by the single judge of a high court, no further appeal shall lie from that judgment and decree of such, yes ध्यान रखना, नहीं जाएगी, ओरिजिनल डिग्री आई है और सिंगल जज ने किया है, सिंगल जज सीजे, सीजे स्टेट का। आगे आ जाओ। 101, सेकंड अपील इन नो अदर ग्राउंड, यस, नो सेकंड अपील लाई एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड मेंशन, जो कि 100 के अंदर मेंशन किए हैं। 102 स्टार लगा लो अगेन, 102 में भी नो सेकंड अपील इन सर्टेन केसेस, कोई भी सेकंड अपील शैल लाई नहीं, नहीं होगी जहां पर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ओरिजिनल सूट किस लिए, रिकवरी ऑफ मनी के लिए, और कितना, 25,000 रुपए तक का मामला है, हाई कोर्ट में पहले जाएगा, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना सुनेगा उसको। चलो जी, पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू डिटरमाइन इशू ऑफ फैक्ट, यस, इन एनी सेकंड अपील हाई कोर्ट में यदि एविडेंस ऑफ द रिकॉर्ड सफिशिएंट है, डिटरमाइन कर सकता है कोई भी इशू जो भी नेसेसरी हो डिस्पोजल ऑफ द अपील के लिए, विच हैज नॉट बीन डिटरमाइंड बाय द लोअर अपीलेट कोर्ट, जो लोअर अपीलेट कोर्ट ने डिटरमाइन ही नहीं किया है, या फिर बोथ बाय द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, यानी ट्रायल कोर्ट ने भी नहीं किया और अपीलेट कोर्ट ने भी नहीं किया नीचे, विच हैज बीन रॉन्गली डिटरमाइंड, या फिर जो रॉन्गली डिटरमाइन कर दिया है, कोई बात नहीं उसको सुन लेंगे। 104, orders from which appeal lies,
ठीक है जी, 104 के अंदर स्पेसिफिक स्टार लगा लेना, ऑर्डर्स की बात हो रही है। एन अपील शेल लाई फ्रॉम फॉलोइंग ऑर्डर्स, ठीक है जी। देखो कौन कौन से ऑर्डर, 35A कॉस्ट फॉर डिले, ठीक है जी। चलो जी, 91, 92, ठीक है जी, ये अपना इसके पब्लिक न्यूसेंस की और चैरिटी के आगे थे, ठीक है जी। 95, ये वो अपना टेम्परेरी इंजंक्शन इन अदर केसेस था, जिसके अंदर कंपनसेशन आ रहा है 50,000 रुपए तक का, उसकी बात कर रहा था ये, ठीक है जी। और इसके अंदर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके रेफरेंस में आपको ऑर्डर 43 बताया जाएगा, वहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा पीटी का, ध्यान रखना। जहां तक बनना था यहाँ पर हमने पढ़ दिया। 105 अदर ऑर्डर्स, बस सिर्फ हेडिंग से करो। 106 व्हाट कोर्ट्स टू हियर अपील्स, कौन सी कोर्ट हियर अपील करेंगी, जो जनरल हियर अपील हियर करती है, या फिर हाई कोर्ट जिनको डिसाइड कर देगा, ठीक है जी। पावर कौन कौन सी है, हाई सॉरी अपीलेट कोर्ट क्या क्या कर सकते हैं, किसी केस को फाइनल डिटरमाइन कर सकते हैं, रिमांड कर सकते हैं, केस को फ्रेम कर सकते हैं, इशू रेफर कर सकते हैं ट्रायल के लिए, एडिशनल एविडेंस ले सकते हैं, ठीक है जी। और टू रिक्वायर सच एविडेंस टू बी टेकन, एडिशनल एविडेंसेस भी दे सकते हैं, ठीक है जी। एबीसीडी चारों पे स्टार लगा लेना। सब्जेक्ट टू द क्वेश्चन, द अपीलेट कोर्ट शैल हैव द सेम पावर्स एंड shall perform as nearly as may be the same duties as are conferred and imposed by this code on the courts of original jurisdiction in respect of the suit instituted therein, ठीक है जी। तो बाबू जी, एसी चलाओगे क्या, इसको बंद कर दो, खींच लियो क्योंकि ये अटक जाएगी, इसको खींच कर बंद कर दो। चलो या क्या, 108, छोड़ दो 108 को। 109 अपील सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, ये स्टार लगा दे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन इन चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस आर्टिकल 124 की बात कर रहे हैं, उसके थ्रू देखा जाएगा कि कौन कौन सी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, ठीक है जी। बाकी कोई भी इसके अंदर प्रोविजन पड़ने वाला नहीं है, सीधा ऑर्डर के ऊपर जंप कर जाओ। ऑर्डर 41, ये तो 40 आ गया भैया, अपीलेट कोर्ट स्टे, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, एक सेकंड मैं निकाल लेता हूँ मेरी। देखो जी, फॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे, फॉर्मेट की बात हो रही है, फॉर्म ऑफ अपील बट टू अ कंपनी मेमोरेंडम, ठीक है ना, जो मेमोरेंडम के साथ कंपनी होंगे, वो उसके बारे में बताया गया है, बस हेडिंग से कर लेना। इसके अंदर ध्यान रखना, ये अपील वाला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है जी, इसकी विशेष जानकारी रखना। जो अपील वाला पोर्शन है वो, जैसे अपने ईडीए के एग्जाम रहते हैं और जो लोअर जुडिशरी के एग्जाम रहते हैं, वो खास इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, ये वाला जो प्रोविजन था। हाँ, लेट्स से जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाता है, आप ध्यान रखना, आप तो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटर्नी पे आएंगे, ठीक है ना, तो उनके लिए नहीं। जो पीपी अपॉइंट होता है, जो सेशन जज की कोर्टों में अपॉइंट होता है, जो सीनियर डीए या डिप्टी डीए का जो टेस्ट वगैरह आते हैं, उनका जो टेस्ट वगैरह होता है, उनके अंदर ये प्रोविजन पूछा जाता है, क्योंकि वो अपीलेट कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं ये फटाफट निपटा दूं, ठीक है ना। चलो, हाँ, जितना पॉइंट है याद करने का, वो तो अपने को अंडरलाइन करना ही करना पड़ेगा। नंबर 2 पे आ जाओ, ग्राउंड्स विच मे बी टेकन इन अपील, the appellant shall not accept the leave of the court urged
or be heard in support of any ground of objection not set forth in the memorandum। देखो जी, आपको मेमोरेंडम में लिख के बताना पड़ेगा कि देखो जी क्या क्या ग्राउंड है इस अपील के। उस मेमोरेंडम से बाहर नहीं जाएंगे। अगर मेमोरेंडम से बाहर जाना है तो आपको परमिशन लीव लेनी पड़ेगी कोर्ट की आपको पहले। ठीक है जी, चलो। अगर यह मेमोरेंडम जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से नहीं बनाया गया है, ड्रॉ नहीं किया गया है, तो रिजेक्ट कर सकते हैं उस मेमोरेंडम का, बस ध्यान। यस, अगर अपील डिले हो चुकी है तो कंडोनेशन ऑफ डिले ऑफ अपील कहाँ डलती है, स्टार लगा लेना, 3A के अंदर डलती है। स्टे बाय द अपीलेट कोर्ट, यस। क्या अपीलेट कोर्ट स्टे वगैरह लगा सकती है? यस, बिल्कुल लगा सकती है, स्टार लगा लेना। एक अपील शेल नॉट ऑपरेट एज स्टे। सिर्फ अपील डालने का मतलब स्टे नहीं होता, जब तक कि यह कोर्ट खुद ऑर्डर ना कर दे, और ऑर्डर अपील फ्रॉम एक्सेप्ट सो फार एज अपील, जब तक कोर्ट ऑर्डर ना कर दे। नॉर शेल एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री बी स्टेड, ना ही एग्जीक्यूशन की डिक्री स्टे करी जाएगी, एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग स्टे करी जाएगी। सिर्फ किस कारण से कि अपील जो है वो प्रेफर कर दी गई है उस डिग्री से। परंतु अपीलेट कोर्ट को सफिशिएंट कोज के साथ ऑर्डर करना पड़ेगा कि एग्जीक्यूशन की जो प्रोसीडिंग है उनको स्टे किया जा रहा है। ठीक है जी, ठीक है। बस इतना काफी है। स्टे किसके द्वारा? जिसने डिग्री पास करी है। ये जब आपका डिग्री का प्रोविजन आएगा ना, ठीक है जी, जब ऑर्डर 21 करवाया जाएगा और उसके अंदर मैं रूल 26 27 आपको कराऊंगा, उसके 7 के रेफरेंस में है। सिर्फ इतना ध्यान रखना, जो अपीलेट कोर्ट होती है, सिर्फ अपील डाल देना का मतलब ये नहीं होता कि एग्जीक्यूशन की जो प्रोसीडिंग है वो स्टे हो जाए ऑटोमेटिकली, नहीं, इसका कभी भी मतलब ही नहीं होता। अपीलेट कोर्ट से स्पेसिफिक ऑर्डर आता है कि भैया नीचे की प्रोसीडिंग को स्टे कर दो, ठीक है ना। या फिर एग्जीक्यूशन की कोर्ट में यह परमिशन लेकर बंदा आया है, नीचे एग्जीक्यूशन चल रहा है, अब क्या हुआ है, डिग्री जजमेंट डेटर ने अप्लाई कर दिया एग्जीक्यूशन कोर्ट के अंदर कि देखो जी मैं तो अपील लगाऊंगा, मेरे को समय दे दो आप, 90 दिन का समय दे दो आप, तो 90 दिन तक जो है बेसिकली जो एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग वो स्टेड रहेंगी। ये नीचे की कोर्ट खुद कर सकती है, ठीक है ना। बट ध्यान रखना, अपील डाल दी है, नीचे की कोर्ट नहीं कर रही है स्टे, तो ये ऑटोमेटिक स्टे के जैसा नहीं होता जब तक कि ऑर्डर ना आ जाए उससे। ठीक है जी, आगे आ जाओ। 11 पे आ जाओ सीधा। पावर टू डिसमिस अपील विदाउट सेंडिंग नोटिस टू द लोअर कोर्ट। यस, अपीलेट कोर्ट आफ्टर फिक्सिंग ए डे फॉर हियरिंग ऑफ द अपीलेंट, और जो भी उसका प्लीडर रहेगा, एंड हियरिंग हिम अकॉर्डिंगली, और सुन लेता है, और यह कोर्ट में अपीयर होता है, एंड ही अपीयर्स ऑन दैट डे में डिसमिस, डिसमिस कर सकते हैं अपील को। इफ ऑन द डे फिक्स्ड, और ये पता नहीं क्या है, एक सेकंड देखने दो, डायरेक्ट में क्या लिखा हुआ है। डे फिक्स्ड और एनी अदर डे, किसी दूसरे दिन पर, टू विच द हियरिंग में बी एडजर्न, द अपीलेंट डज नॉट अपीयर, अगर वो अपीयर नहीं होता है, ध्यान रखना यहाँ पे नॉन अपीयर है, ठीक है जी, डिसमिस कर सकते हैं। तो ये डिसमिसल के ग्राउंड बता रहे हैं इसके अंदर। चलो आगे आ जाओ। 16, राइट टू बिगिन, अपीलेंट के पास राइट टू बिगिन रहेगा। 17 सिर्फ हेडिंग से कर लो, डिसमिसल ऑफ अपील फॉर अपीलेंट, अपीलेंट के डिफॉल्ट पर डिसमिसल। 21 पे आ जाओ। देखो जी, सिर्फ री हीरिंग, री हीरिंग ऑन एप्लीकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट अगेंस्ट हुम एक्स पार्टी डिक्री मेड, एक्स पार्टी डिक्री मेड हो गई है, अगर री हीरिंग के लिए एप्लीकेशन आ रही है तो री हीरिंग करेंगे आप। ठीक है जी, बस इतना है, हेडिंग से कर लो, बस काफी। इसी री हीरिंग में ऑब्जेक्ट से, हेडिंग से कर लो बस। अपॉन हीरिंग रिस्पोंडेंट अगर चाहे तो ऑब्जेक्ट लगा सकता है, टू डिग्री एज इफ ही हैड प्रेफर्ड सेपरेट अपील, ऐसे कि जैसे उसने सेपरेट अपील डाली हो। और केस कौन सा है? री हियरिंग का केस है, री हियरिंग को अपील के जैसे ट्रीट कर सकती है। ठीक है जी, चलो। 23 आ जाओ सीधा फिर। देखो जो रिमांड, ध्यान रखो, पर्टिकुलर रिमांड का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि उसको पुलिस की कस्टडी में भेज देंगे।
ठीक है जी। रिमांड का सिर्फ मतलब ये होता है कि जो भी कंसर्न डॉक्यूमेंट है किसी केस के रिलेटेड, जो हायर कोर्ट होती है या जो बड़ी कोर्ट होती है या, ठीक है जी, वो उसके डॉक्यूमेंट को मंगवा लेती है अपने, उसी को रिमांड बोलते हैं। बट रिमांडिंग दी फाइल, रिमांडिंग बैक दी फाइल, रिमांडिंग दी एक्यूज, तो बेसिकली क्या है, ये फाइल की बात हुई, कागजों की बात हुई, ठीक है ना। क्या अपीलेट कोर्ट रिमांड करवा सकती है कागज? बिल्कुल करवा सकती है, क्यों नहीं करवा सकती है, बिल्कुल करवा सकती है। चलो सीधा 27 पे आ जाओ। देखो जी, प्रोसीजर एडिशनल एविडेंस के लिए ध्यान रखना, अपीलेट कोर्ट में कभी भी एविडेंसेस नहीं होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस यदि 27 के अंदर आ गया है, और हमने एक साथ में सेक्शन भी किया था, 107 में भी पढ़ा था, जिसके अंदर एडिशनल एविडेंसेस की बात हो रही है, यानी अपीलेट कोर्ट को लगता है कि भाई लोअर कोर्ट में उस समय तो उनके पास एविडेंस था ही नहीं, ठीक है ना, या फिर बहुत कोशिश कर रही थी उस समय, एविडेंस एड्यूस ही नहीं हो पाया, तो कोई बात, अब सुन लें। The parties to appeal shall not, underline, shall not be entitled to produce additional evidence, चाहे ओरल चाहे डॉक्यूमेंट्री, इन दी अपीलेट कोर्ट में, परंतु यदि द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रेफर्ड हैज रिफ्यूज टू एडमिट एविडेंस, विच, यस, अगर लोअर कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया एडमिट करने से एविडेंस को, तो सुनवाई कर लेंगे। ए पार्टी सीकिंग टू प्रोड्यूस एडिशनल एविडेंस एस्टेब्लिश कर देती है, वो वाली पार्टी जो फिलहाल एडिशनल एविडेंस प्रोड्यूस कर रही है, कि भैया उसने तो अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस से काम किया था उस समय, ठीक है जी, लेकिन यह एविडेंस उसकी ड्यू डिलिजेंस में आ ही नहीं पाया, अब ये डॉक्यूमेंट्स मिला है, तो अब ये एविडेंस मैं आपके पास लेकर आ गया। द अपीलेट कोर्ट रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड और एनी विटनेस टू बी एग्जामिन्ड टू इनेबल इट टू प्रोनाउंस जजमेंट, यस, यह जरूरी है जजमेंट के लिए। द अपीलेट कोर्ट अलाउ कर देगी उस एविडेंस को, उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है जी, या फिर उस विटनेस को एग्जामिन करने के लिए। जो भी एडिशनल एविडेंस कोर्ट रिकॉर्ड करेगी, ठीक है जी, कोर्ट शेल रिकॉर्ड द रीजन, उसके एडमिशन का रीजन रिकॉर्ड करेगी करेगी कोर्ट, ठीक है जी। चलो जी, सीधा 33 पे आ जाओ। इसके बाद पावर की बात हो रही है अपीलेट कोर्ट की, सारी की सारी पावर है, जो लोअर कोर्ट की पावर होती है सारी की सारी पावर है। ठीक है जी, आगे आ जाओ। चलो जी, अपील्स फ्रॉम दी अपीलेट डिग्री। बस ऐसे ही है, सिर्फ हेडिंग से कर लो। नंबर 3, अपील्स फ्रॉम दी ऑर्डर, ध्यान रखना, इस ऑर्डर से एक क्वेश्चन कम से कम पीटी का पक्का है, ठीक है ना। मैं फटाफट देख रहा हूं, लेकिन आप विजुलाइज कर लेना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये विजुलाइज करवा दूं, ठीक है जी। देखो जी, कोई अपील किससे? ऑर्डर से, ऊपर तो डिक्री से जारी, तो इसमें ऑर्डर से जारी। देखो शुरू कहां से होता है, अंडर रूल 10 ऑफ ऑर्डर 7, ऑर्डर 7 रूल 10 का यदि ऑर्डर आ गया है, या 10A का ऑर्डर आ गया, उसके अगेंस्ट में अपील जा सकती है। 9 का 9, 9 का 13, एक्स पार्टी हियरिंग, एक्स पार्टी डिक्री, ठीक है जी। 11 का 21, ये आपकी इंस्पेक्शन के लिए, इंटरोगेटरीज के लिए है, ठीक है जी। 21 हमने पढ़ा नहीं है, बट रेफर कर लेना। 22 ये अपना अबेटमेंट वाला है, 9 का, ठीक है जी। 22 का ही 10 अबेटमेंट से रिलेटेड है, गिविंग और रिफ्यूजिंग टू गिव लीव, ठीक है ना। चलो जी, 25, 25 कौन सा था अपना, 25 सिक्योरिटी, पोस्ट सिक्योरिटी और पोस्ट वाला था। चलो जी, 33 कॉपर वाला, रूल 5 और 7 के ऑर्डर, ठीक है जी। 35 इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के, 37 समरी प्रोसीजर का, 39 टेम्परेरी इंजंक्शन का, 40 रिसीवर का, अपॉइंटमेंट रिसीवर का, 41 फर्स्ट अपील का, ठीक है जी। 41 का ही, 41 के अंदर ध्यान रखना, रूल 19, फिर रूल 23, 23A, ठीक है जी, रूल 21, फिर सीधा आ जाओ आपका 23 का ही, एन ऑर्डर अंडर रूल 4 ऑफ ऑर्डर
आपका 43, ग्रांटिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू। सॉरी, 43 गलत बोल दिया मैंने, ये है 47 47 है। ठीक है, चलो जी, जंप कर जाओ। अपील बाय इंडिजेंट पर्सन, जो ऑर्डर 33 है वो यूं का यूं अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसके। 45 सुप्रीम कोर्ट, बस आपको हेडिंग से याद रखना है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अपील, ध्यान रखना, सीपीसी डिसाइड नहीं करती कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सी अपील जाएगी और कौन सी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। वापस रेफरेंस रिवीजन सेक्शन के ऊपर आ जाओ, सेक्शन 113 पे आ जाओ। रेफरेंस देखो जी, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन। मैं कोई केस नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इतना आपके जो लोअर के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये प्रोविजन, बस मैंने अदरवाइज आपको करवा दिया है बस। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, कोर्ट में, कोर्ट क्या करेगी, स्टेट करेगी कोई केस कि भैया इसके अंदर उसके ओपिनियन के हिसाब से हाई कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए इसकी, एंड द हाई कोर्ट में मेक सच एन ऑर्डर, जो भी उसको ठीक लगे। परंतु यह बता दिया जाता है कि कोर्ट यदि सेटिस्फाई हो जाती है कि किसी केस के जो कि उसके सामने पेंडिंग है, ठीक है ना, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट की बात नहीं हो रही है, और उस केस के अंदर इन्वॉल्व है कोई क्वेश्चन जो वैलिडिटी ऑफ एक्ट, वैलिडिटी ऑफ ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन या कोई प्रोविजन है उस किसी एक्ट के अंदर, उसके लिए या ऑर्डिनेंस एक्ट रेगुलेशन के अंदर है, और जिसका डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है, क्यों, डिस्पोजल ऑफ द केस के लिए, और अकॉर्डिंग टू दी कोर्ट सच एक्ट ऑर्डिनेंस रेगुलेशन प्रोविजन इनवैलिड है या फिर वो इनअप्रोप्रिएट है, परंतु हैज नॉट बीन सो डिक्लेयर, परंतु ऐसा डिक्लेयर नहीं किया है हाई कोर्ट ने स्टेट की, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने देश की। द कोर्ट क्या करेगी, केस को स्टेट आउट कर देगी और अपना ओपिनियन लिख देगी उसके ऊपर, और सीधा रेफर कर देगी कहाँ, हाई कोर्ट, अंडरलाइन कर लेना, हाई कोर्ट में जाएगा रेफरेंस। चलो जी, 114 के अंदर रिव्यू देख लो। रिव्यू खुद से देखना, सब्जेक्ट एज अफोरसेड एनी प्रो पर्सन considering himself agreed by a decree or order from which an appeal is allowed by this court but from which no appeal has been preferred। बिल्कुल ठीक बात है, कोई डिक्री है, कोई ऑर्डर है जिससे अपील प्रेफरेबल नहीं है तो ध्यान रखना उसका रिव्यू चला जाएगा, और कोई अपील प्रेफर नहीं करी गई है, ठीक है ना, तो रिव्यू चला जाएगा। कोई डिक्री है, ऑर्डर है फ्रॉम विच कोई अपील अलाउड ही नहीं है तो उसका रिव्यू चला जाएगा। बाय डिसीजन है ऑन ए रेफरेंस, अगर रेफरेंस पे कोई डिसीजन आया है, किसी स्मॉल कोर्ट कोर्ट की रेफरेंस पे कोई डिसीजन आया है, तो उसका रिव्यू चला जाएगा। मे अप्लाई फॉर ए रिव्यू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, की कहां पर, जिसने ये डिग्री पास करी है या ऑर्डर पास किया है, एंड कोर्ट में मेक सच ऑर्डर, जो भी ठीक लगेगा कोर्ट को, ठीक है जी, वो देख। रिवीजन पे आ 113 और 115 के ऊपर स्टार खास तौर पे लगाते हैं। The High Court may call for the record of any case which has been decided by any court subordinate to the High Court and in which no appeal lies thereto, and if such subordinate court appears, कि सबॉर्डिनेट कोर्ट ने क्या किया है, उसने एक्सरसाइज कर लिया है कोई जुडिक्शन जो उसमें निहित ही नहीं था, जो उसमें वेस्टेड ही नहीं था, जैसे कि जेएमआईसी ने फांसी की सजा दे दी किसी को, तो हाईकोर्ट बुला लेगी, आजा बेटे। टू हैव फेल्ड, या फिर फेल हो गया है जो भी जुडिक्शन उसको बताएगा जो उसके अंदर वेस्ट था उसको एक्सरसाइज करने में। टू हैव एक्टेड, या फिर उसने एक्ट कर लिया है, एक्सरसाइज ऑफ जुडिक्शन इलीगली, इलीगली एक्सरसाइज कर लिया है, या विदाउट मटेरियल, या मटेरियल इरेगुलरिटी उसने कर दी है, तो हाई कोर्ट क्या करेगी, जो भी ठीक लगेगा वो वाली कार्रवाई कर देगी, प्रोवाइडेड, परंतु यह बताया जाता है हाई कोर्ट शैल नोट अंडर दिस सेक्शन, चेंज नहीं करेगी, रिवर्स नहीं करेगी, एनी ऑर्डर मेड और एनी ऑर्डर डिसाइडेड एंड इशू इन द कोर्स ऑफ ए सूट और अदर प्रोसीडिंग एक्सेप्ट जहां पर ऑर्डर इफ इट हैज बीन मेड इन द फेवर ऑफ द पार्टी अप्लाइंग फॉर द रिवीजन वुड हैव फाइनल डिस्पोज ऑफ द सूट। देखो, सिर्फ इस कारण से कि भाई रिवीजन के अंदर आ गई, उसकी रिवीजन की एप्लीकेशन आ गई है, सिर्फ इस कारण से किसी सूट को, डिग्री को वेरी रिवर्स वगैरह नहीं किया जाएगा, लेकिन ये जो अपर कोर्ट है या फिर ये जो हाई कोर्ट है उसका डिसीजन क्या है कि अगर इस पॉइंट को हम ले लें तो ये पूरा का पूरा डिसीजन जो है चेंज हो जाएगा और फाइनली डिस्पोज ऑफ हो जाएगा केस, तब रिवीजन जो है एक्सेप्ट कर दिया जाएगा उसका। ठीक है जी, बाकी पे आ जाओ, छोड़ दो, अब सीधा ऑर्डर पे रिज्यूम कर लो, ऑर्डर 46 पे आ जाओ। ये लो, सेम चीज बताई हुई है,
सेम चीज, जहां बिफोर ऑन हियरिंग ऑफ ए सूट एंड अपील इन विच द डिक्री इज नॉट सब्जेक्ट टू द अपील, या फिर जहां पर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सच डिक्री एनी क्वेश्चन अराइज हो गया है लॉ का यूजेज का, हैविंग द फोर्स ऑफ द लॉ अराइजिंग ऑन विच the court trying the suit or appeal or executing the decree entertaining reasonable doubt, कोर्ट को डाउट है, कोर्ट में either of its own motion अपने खुद के सुओ मोटो या फिर एप्लीकेशन पे किसी भी पार्टी की ड्रॉप कर सकती है एक स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट कि भैया क्या फैक्ट आए हैं, क्या केस है ये, ठीक है जी, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है जी, जो भी ये डाउट है वो डाउट लिख देंगे उसके ऊपर, ठीक है जी, अपना ओपिनियन लिख देंगे उस पॉइंट के ऊपर और किसको, हाई कोर्ट को भेज देंगे। सीधा 5 पे आ जाओ। पावर टू अल्टर एक्सेट्रा डिग्री टू कोर्ट मेकिंग रेफरेंस, यस, जहां पर केस रेफर कर दिया गया हाई कोर्ट के पास अंडर प्रोविजन ऑफ 113, हाई कोर्ट में रिटर्न कर सकती है उस केस को अमेंड करके या में अल्टर चेंज करके या कैंसिल करके या सेट असाइड करके किसी डिग्री को या फिर किसी ऑर्डर को, जो भी कोर्ट को ठीक लगेगा रेफरेंस के विषय में, बस इतना ही कर लो, काफी है इतना। नंबर 6, power to refer to high court question as to jurisdiction in small causes, सिंपल हेडिंग से कर लो बस। 47 पे आ जाओ, एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू। ये पॉइंट तीनों के तीनों सेम है, ठीक है जी, इसमें और कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। रूल 4 पे आ जाओ, एप्लीकेशन रिजेक्टेड, अगर कोर्ट को लगे कि भाई कोई सफिशिएंट ग्राउंड है ही नहीं रिव्यू के लिए तो रिजेक्ट कर देगी एप्लीकेशन को। आगे आ जाओ, 6 देख लो जरा, जहां पे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, वेयर द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज हर्ड बाय मोर देन एक से ज्यादा जज, द कोर्ट इज इक्वली डिवाइडेड, द एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड, यस, जहां पर मेजोरिटी है तो मेजोरिटी से डिसीजन हो जाएगा, छोड़ दो। बस ये लो जी, खत्म हो गया आपका, ये मिसलेनियस है। ऑर्डर 48, ऑर्डर 49 चार्टर्ड हाई कोर्ट्स की बात हो रही है, ऑर्डर 50 आपका प्रोविंशियल स्मॉल कोज कोर्ट्स की बात हो रही है, और 51 आपका प्रेसिडेंसी स्मॉल कोज कोर्ट्स की बात हो रही है, ठीक है जी। आओ जरा अब सीधा सेक्शन 10-11 के ऊपर आ जाओ। देखो जी, रेस्ट जुडिकेट का मतलब होता है थिंग फाइनली डिसाइडेड, एक बार जो एक केस फाइनली डिसाइड की डेफिनेशन में आ जाएगा तो बार बार नहीं उठाएंगे, बार बार नहीं सताएंगे पार्टीज टू द सूट को, ठीक है जी। आओ सबसे पहले सेक्शन 11 पढ़ लेते हैं, नो से शुरू कर लो। नो कोर्ट शैल ट्राई, ध्यान रखना, हम उस सेक्शन उस प्रोविजन में पहुंच गए हैं जिसमें हफ्ते भर की, अगर मैं आपको अगर इसको डिवाइड करूं घंटे के अंदर तो तकरीबन आपकी 16 से 20 घंटे की क्लास इस पे लगती है, पूरा का पूरा हफ्ता, 1.5 हफ्ता ये खाता है, ठीक है जी। सेक्शन 10-11 दोनों मिला के, सर सेक्शन 10 और 11 को समझने के लिए पूरी सीपीसी का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है जी। मैं अगेन टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, ये टेक्निकलिटीज पे कंट्रोल करने का काम आपका है, ठीक है ना। हाँ, इसके लिए हिंट जरूर दे देता हूँ, एमसीक्यू सेक्शन 10-11 के जरूर निपटा लेना, एक भी एमसीक्यू नहीं छोड़ना है, ठीक है जी। चलो आगे कोई भी कोर्ट ट्राई नहीं करेगी किसी भी सूट को या किसी भी इशू को, अंडरलाइन करो, जिसके अंदर मैटर जो है डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन द इशू हैज बीन डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन द इशू इन द फॉर्म, और पुराने केस के अंदर था बिटवीन द सेम पार्टीज था, बिटवीन द पार्टीज अंडर होम या फिर उनके अलर्स के अंदर था, और एनी ऑफ देम क्लेमिंग लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, अंडर सेम टाइटल था इन ए कोर्ट
जो कि कॉम्पिटेंट है टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई करने में, और द सूट इन विच सच इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड एंड हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट। या उस कोर्ट ने फाइनली हर्ड डिसाइड कर दी है, ठीक है जी। तो ध्यान रखना, दोबारा से उस केस को नहीं सुनेंगे। अब देखो ये जो फॉर्मर सूट है ना, शेल डिनोट ए सूट हैज बीन डिसाइड, जो पहले डिसाइड हो चुका हो, पहले डला हो या नहीं डला हो उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिसाइड पहले हो गया। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, ये जो कंपिटेंसी है ना, कोर्ट शैल बी डिटरमाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोविजन एज टू द राइट ऑफ अपील। ये राइट ऑफ अपील यानी अपीलेट कोर्ट है या नहीं है, उससे डिसाइड नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, the matter above referred to must in former suit have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or replied by the other party। yes, यह इश्यूज होने चाहिए, बस सीधी सिंपल सी बात है। एक्सप्रेशन 4 के ऊपर स्टार लगा लेना। एनी मैटर विच माइट, जो कि होना चाहिए था, या फिर ought टू हैव बीन, होना ही होना चाहिए था, ग्राउंड डिफेंस का या फिर अटैक का किसी पहले वाले डले हुए सूट के अंदर, shall be deemed to have been, उसको डीम्ड कर लिया जाएगा कि वो मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियल इशू है इस सब्सिक्वेंट सूट के अंदर, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन नंबर 5, any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused। yes, which is not expressly granted नहीं किया गया है तो रिफ्यूज करना नहीं माना जाएगा। सीधा 6, एक पर्सन को बोला जाएगा कि उस बोनाफाइड उसने लिटिगेट किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक राइट और प्राइवेट राइट, ठीक है जी, क्लेम्ड इन कॉमन फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स। सारे के सारे बंदे जो भी इंटरेस्टेड हैं किसी के अंदर, वो रिप्रेजेंटेटिव के अंदर, ध्यान रखना, वो सारे के सारे डीम्ड कर लिए जाएंगे। क्या उनके ऊपर एसोडिकेट अप्लाई होगा? यस, उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 8, सॉरी 7, the provision of this section shall apply to the proceeding of the execution of a decree and reference in any in this section, ठीक है जी। देखो जी, एग्जीक्यूशन डिग्री के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है ये जो अपना रेस्टिट्यूट है, और रेफरेंसेस के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। इशू द फॉर्मर, अगर उसके अंदर सेम टू सेम है, बस इतना करो। एक्सप्लेनेशन 8 के ऊपर स्टार लगा लो। ये जो इशू है हार्ड एंड फाइनल डिसाइड बाय द कोर्ट ऑफ लिमिटेड, कौन सी कोर्ट ने डिसाइड किया है? लिमिटेड जुडिक्शन ने किया है। एक कोर्ट कंपिटेंट टू डिसाइड इशू, कोई कोर्ट है जो कंपिटेंट टू डिसाइड सच इशू है, शेल ऑपरेट एज, यह रेस जुडिकेटा के जैसे ऑपरेट कर लिया जाएगा सब्सिक्वेंट बाद में डले सूट के ऊपर। नॉटविथस्टैंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये वाली कोर्ट, दैट सच कोर्ट, ये वाली जो कोर्ट थी ऑफ लिमिटेड जुडिक्शन वाली, वो कंपिटेंट थी या नहीं थी उस समय उस सब्सिक्वेंट सूट को सुनने के लिए। द सूट इन विच सच इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज, जिस सूट में सब्सिक्वेंटली इशू रेज हुआ है, स्टार लगा लेना। टेक्निकल ज्यादा है तो इसलिए मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूं। जरा केस लॉज निपटा लो फटाफट फटाफट फटाफट। सारे केसेस पे स्टार लगाते रहना भैया, ठीक है जी। ऑटोमेटिक अपने हिसाब से स्टार लगा लेना सभी केसेस के ऊपर और लिखते चले जाओ बस फटाफट फटाफट। दरियाओ बस स्टेट ऑफ यूपी, 1961, सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस गजेंद्र गढ़कर, डीजी गजेंद्र गढ़कर, ठीक है जी। जस्ट जुडिकेट का जो फाउंडिंग केस है, लिखो ड्यूक्स ऑफ किंगस्टन केस। अगर ऑथर पूछ लिया जाए आपसे कौन है रेस्ट जुडिकेट का ऑथर, तो लिखो सर विलियम डी ग्रे, GREY। लिखो जरा, नेक्स्ट पेज, स्टार लगाते रहना। वर्कमैन ऑफ कोचीन पोर्ट ट्रस्ट वर्सेस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ कोचीन, 1978, सुप्रीम कोर्ट। ये कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेटा पर सीजे कर रहा हूं, कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेटा पर। कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेटा पे एक और लिखो, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन, 5 स्टार लगा लेना।
हर स्टेट में पूछा जाता है। 1977 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट करो। देवीलाल मोदी वर्सेस एसटीओ 1965 सुप्रीम कोर्ट। सेम जस्टिस गजेंद्र गढ़कर, डबल जी। स्टार लगाओ। मुन्नी बीबी, हरियाणा का पेट है ये, मुन्नी बीबी वर्सेस त्रिलोकीनाथ। ये है। अब क्या को डिफेंडेंट के बीच में रेस जुडिकेटा काम करता है? यस करता है। को प्लेंटिफ में लिख लो। पहला केस का नाम लिखो। महबूब साहब वर्सेस सैयद इस्माइल। वर्सेस इफ्तिकार अहमद। दूसरा केस लिखो इसी पॉइंट के ऊपर। इफ्तिकार अहमद वर्सेस सेम सैयद मेहरबान अली। दोनों में सैयद है। 1974 सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखो, ये जो मुन्नी बीबी का आपने केस किया है ये परफॉर्मा डिफेंडेंट पर भी आता है। नेक्स्ट करो, स्टार लगाओ। मथुरा प्रसाद वर्सेस दोषी, DOSSI, दोषी बाई वर्सेस जी भोय। 1970 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट करो जी। नबीन मांझी, NABIN, नबीन वर्सेस टेला, टेला मांझी। 1978 सुप्रीम कोर्ट। फिर से स्टार लगाओ। PVN देव की अम्मा वर्सेस PVN कुन्ही, कुन्ही रमन। 1980। ये केरला हाई कोर्ट का है। ये पार्टीशन सूट के ऊपर की बात करेंगे, रेसिडिकेट लगता है कि नहीं। नेक्स्ट स्टार लगाओ। सुलोचना अम्मा वर्सेस नारायण नायर, नारायणन नायर। ये आपको सेक्शन 11 के कमेंट्स में भी मिलेगा और ऑर्डर 2 रूल 2 के कमेंट्स में भी मिलेगा, तो आपको पता चल गया ये केस कहाँ पर रेफर हो रहा है। ये ऑर्डर 2 रूल 2 और सेक्शन 11 के अंदर डिफरेंशिएशन को डिनोट करवाता है। नेक्स्ट नरहरि एंड अदर्स वर्सेस शंकर एंड अदर्स। 1950
सुप्रीम कोर्ट। क्या अपील्स में भी रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है? यस। स्टार लगाओ, शिवधन सिंह वर्सेस दरियाओ कमर। 1966 सुप्रीम कोर्ट। अगर अपील जो है टेक्निकल ग्राउंड पे डिसमिस हो जाए, ठीक है जी, तो क्या रेस्टिफिकेट अप्लाई होगा? ठीक है। ये बेसिकली मेंस में आता है, इसकी डिटेल नहीं पूछेंगे, बस ये ध्यान ये पूछते हैं कि शिवधन सिंह किस पॉइंट के ऊपर है किस। लास्ट केस लिखो, स्टार लगाओ, बजरंग लाल, बजरंग लाल रुइया एंड अदर्स वर्सेस शशिकांत रुइया। 2004 सुप्रीम कोर्ट। सीधा। देखो जी, ये आपका रेस जुडिकेटा हो गया। ये है रेस सब जुडिस। रेस सब जुडाइस। सिंपल, कोई भी कोर्ट जो है प्रोसीड नहीं करेगी केस से जब एक साथ दो केस चल जाएं, एक साथ की बात हो। सेक्शन 11 के अंदर एक के बाद दूसरा। ठीक है ना? तो फटाफट बता देता हूँ। नो कोर्ट shall proceed with the trial of any suit in which matter in issue is also directly substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties, between parties जो भी litigating under the same title etc under the same title where such suit is pending है in the same और किसी दूसरी कोर्ट में इंडिया के अंदर ही जो जुडिक्शन उनके उस कोर्ट के पास भी तो ग्रांट कर सके रिलीफ क्लेम में, और इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और हैविंग लाइक, ये सिंपल सा है, ये देख लेना। ठीक है ना? सिंपल एक्सप्लेनेशन, द पेंडेंसी ऑफ ए सूट किसी फॉरेन कोर्ट के अंदर डज नॉट प्रिक्लूड नहीं करेगा कोर्ट ऑफ इंडिया को फ्रॉम ट्राइंग ए सूट फाउंडेड ऑन द सेम कोज ऑफ एक्शन। यस। नॉर्मली पूछा जाता है क्या फॉरेन जजमेंट यदि आ जाए तो क्या उसके ऊपर रेसिडिकेट अप्लाई होगा? जनरली नो। कहां पर? एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 10 के। ठीक है जी। देखो जी, आज का प्रोविजन हो गया। कल जो है हम हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया है, क्या? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में ध्यान रखना, कल 2 घंटे में निपट जाएगा वैसे तो ये, ठीक है ना, क्योंकि स्पीडली चलाएंगे, क्योंकि सीपीसी लगभग लगभग सारी पढ़ चुके हो और बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो बीएनएसएस के रिपीट होंगे। तो उसके अंदर जो नया है या जो अलग है सिर्फ वही रिपीट करूंगा मैं, ठीक है ना? तो क्या है, बहुत तेजी से हो जाएगा। सेक्शन 36 से लेकर 74 तक निपटाने हैं अपने को, तकरीबन 36 40 सेक्शन अपने को निपटाने हैं। ठीक है जी। 40 कम 38, 38 एक सेक्शन हमको अपने को निपटाने हैं। इसके बाद 106 जो है वो रूल्स निपटाने हैं, ऑर्डर 21 अपने को निपटाना है। ठीक है जी। बाकी सारी की सारी सीपीसी आपकी हो चुकी है। केसेस ना के बराबर ही होंगे, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है जी। ध्यान रखना, प्रोविजन सारा का सारा पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब ये कल 2 घंटे में निपटे, 1.5 घंटे में निपटे, 1 घंटे में निपटे या 3 घंटे में निपटे, ये कल सारी सीपीसी हम निपटा दें। ठीक है जी। मंडे से आपका टेस्ट सीरीज आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। चलो, कुछ क्वेरी? नो। ओके, सी यू।